डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिजकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2501 से 2510 तक। स्टार लाइट बार आमतौर पर स्टार लाइट कला का सबसे मकबूल बार था, लेकिन इस वक्त फुटबॉल के मैदान के आधे साइज का ये बार खामोश था, क्योंकि हर कोई सिया लिबास में मलबूस खिलाड़ियों के गिरोह को घोर रहा था, जो इस जगह के बीच में खामोशी से पी रहे थे। किसी की इतनी हिम्मत न थी कि ऊंची आवाज में सांस भी ले सके। बाकी हुजूम महज इसलिए इस तरह का रद्द अमल नहीं दे रहा था कि सिया लिबास वाले खिलाड़ी जादूगरों के गिरोह की तरह नमूदार हुए थे, बल्कि उनके रद्द अमल की वजह यह हकीकत थी कि उन खिलाड़ियों में से हर एक ने माथोलॉजी का गिल्ड निशान पहना हुआ था। तो ये माथोलॉजी के वो मशहूर माहिरीन हैं। हैरत अंगेज है, मैं उन्हें देख रहा हूं, फिर भी मैं उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता। उन्होंने ये कैसे किया? ऐसा लगता है कि अब जबकि डेमन गार्ड का मज़ार नमूदार हो चुका है, माथोलॉजी भी मुदाखलत किए बगैर नहीं रह सकती। जब हर कोई इन खिलाड़ियों को देखकर अपने सदमे से बाहर निकला तो उन्होंने आपस में खामोशी से बातें शुरू कर दीं। कुछ खिलाड़ी खौफजदा थे, जबकि कुछ पुरजोश थे। माथोलॉजी वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के 5 अजीम सपर गिल्ड्स में से एक था। मगरबी बर्र-ए-आज़म का हर खिलाड़ी उसकी शोहरत से वाकिफ था। माथोलॉजी के सिया लिबास वाले खिलाड़ियों की तरफ से अफरा तफरी फैलाने की खबरें पहले ही पूरे किले में फैल चुकी थीं। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ डिवाइन ड्रैगन के गुस्से से खुद को बचाया था, बल्कि वो डिवाइन ट्राइब के काफी माहिरीन को मारने में भी कामयाब रहे थे। यहां तक कि डिवाइन ट्राइब के एक अहम तरीन लश्कर की कमांडर फीथालिया भी जंग में अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। जवाब में डिवाइन ट्राइब ने स्टार लाइट कला की गलियों में गश्त करने के लिए मजीद माहिरीन भेजे थे। उसने गश्त में शामिल होने के लिए दर्जा सिवुम के बहुत से जाती मुहाफिज भी भेजे थे। ताहम माथोलॉजी के माहिरीन न सिर्फ दोबारा शहर में घुस आए थे, बल्कि उनकी तादाद भी पहले से ज्यादा थी। अब वो किले के सबसे मकबूल बार स्टार लाइट बार में आम गाहकों की तरह पीने के लिए जमा थे। वो स्टार लाइट कला के साथ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे वो उनका अपना आबाई शहर हो। माथोलॉजी हैरत अंगेज है बॉस, वो किले के ड्रैगन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्टार लाइट कला को जल्द ही एक नया मालिक मिल जाएगा। स्टॉर्म हॉट एडवेंचर टीम के एक बेरहम शख्स ने माथोलॉजी के सिया लिबास वाले खिलाड़ियों को देखते हुए तारीफ की। जब इसका सामना स्टार लाइट कला के ड्रैगन से हुआ था तो उसने सिर्फ खौफ महसूस किया था। इसकी नज़र में खिलाड़ियों का उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था, फिर भी ये सिया लिबास वाले खिलाड़ी ऐसे काम कर रहे थे जैसे ड्रैगन का कोई वजूद ही ना हो। वो अपनी मर्जी से किले में आ जा रहे थे। माथोलॉजी की बुनियादें वाकई खौफनाक थीं। माथोलॉजी यकीनन दीगर सुपर पावर्स से ज्यादा मजबूत है। इन खिलाड़ियों की अपनी मौजूदगी को छुपाने की सलाहियत के अलावा उनके जंगी मेयार भी मुतासिर कुन है। वो सब मुस्तनद चोटी के माहिरीन हैं। इनमें से कई तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं इस गिरोह की क़यादत करने वाले चांदी के बालों वाले नौजवान से कैसे लड़ूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान भी है। करो ने माथोलॉजी के अरकान का मुशाहिदा करते हुए कहा। इसकी आंखों में खौफ की एक लहर चमकी। अगर वो किले में हंगामा करने का फैसला करते हैं तो तबाही मच जाएगी और कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकेगा। मौजूदा सूरत हाल में जीरो ओनग को भी अपनी तमाम तर बर्तरी के बावजूद उनके लिए रियायतें देनी होंगी। करो जानता था कि मुख्तलिफ सपर पावर्स 5 अजीम सपर गिल्ड्स का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके दरमियान फर्क इतना बड़ा होगा। माथोलॉजी के सिया लिबास वाले खिलाड़ी कम अज कम लेवल 107 के थे, लेकिन उनके हाले इतने ताकतवर थे कि इस जैसे माहिर को भी बेचैनी महसूस होने लगी। गिरोह के सबसे कमजोर रुकन के पास भी इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला करने के लिए बुनियादी औसाफ मौजूद थे। इन खिलाड़ियों में से सिर्फ एक से लड़ना भी इसके लिए एक बड़ा मसला बन सकता था।
اگر اسے بیک وقت 2-3 کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے گرنے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے بار میں ان ماہرین کی تعداد 30 سے زیادہ تھی اور وہ سب اپنے حالے کو مکمل طور پر چھپا سکتے تھے۔ یہ محض ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ چاندی کے بالوں والے لیڈر کی فکر بھی لاحق تھی۔ اگرچہ کرو نوجوان کے حالے کو محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی جبلت اسے بتا رہی تھی کہ اگر وہ اس نوجوان کے 30 گز کے اندر گیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ جبکہ بار کے گاہک خاموشی سے ماٿولوجی کے ماہرین کو دیکھ رہے تھے، زیر بحث گروہ ایسے کام کر رہا تھا جیسے آس پاس کے کھلاڑیوں کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور بالکل بے فکر تھے۔ کمانڈر، اعلیٰ حکام واقعی بہت ضدی ہو رہے ہیں۔ وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ ہم نیدر ورلڈ ایمپائر کے احترام میں زیرو اونگ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہمیں کسی کو کیوں احترام دکھانا چاہیے؟ ہمیں بس سٹار لائٹ قلعہ پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ قلعے کے ساتھ ماٿولوجی ڈیمن گارڈ کی میراث کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ جب ڈیمن گارڈ کا مزار فعال ہو جائے گا، ایک لمبی دبلی پتلی عورت نے، جس نے جنگی ہتھوڑا اور مضبوط ڈھال اٹھا رکھی تھی، بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک اس کا تعلق تھا، نیدر ورلڈ ایمپائر نے زیرو اونگ کے ساتھ صرف اس لیے شراکت داری کی تھی کیونکہ وہ خود قلعہ لینے کے لیے اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن ماٿولوجی کی بات الگ تھی۔ سٹار لائٹ قلعہ پر قبضہ کرنا اس کی ٹیم کے لیے مشکل نہیں تھا، خاص طور پر اب جب کہ وہ مزید مضبوط ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ نیدر ورلڈ ایمپائر کے ہیل لیجن کو ختم کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سٹار لائٹ قلعہ پر قبضہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے پاس گلڈ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں متفق ہوں۔ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم زیرو اونگ کی پٹائی کریں اور قلعے کے لارڈ کی حویلی پر قبضہ کر لیں۔ ہمیں مشرقی گلڈ تک پہنچنے کے لیے ڈیوائن ٹرائب کو نشانہ بنانے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسے سبق نہیں سکھاتے تو بلیک فلیم سمجھے گا کہ مغرب بھی مشرقی براعظم کی طرح ہے۔ 2 چھوٹی تلواریں اٹھائے ہوئے ایک نوجوان قاتل نے سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ مشرقی براعظم پر ماٿولوجی کی طاقت محدود تھی اور اس طرح وہ وہاں جو کچھ حاصل کر سکتی تھی وہ بھی محدود تھا، لیکن مغرب میں زیرو اونگ کو کچلنا بچوں کا کھیل ہوگا۔ یہاں تک کہ ڈیوائن ڈریگن کی حفاظت بھی زیرو اونگ کے کھلاڑیوں کو نہیں بچا سکے گی۔ مغربی براعظم پر ماٿولوجی کی بنیادیں زیرو اونگ کے تصور سے کہیں زیادہ تھیں۔ لاپرواہ نہ بنو۔ نیدر ورلڈ ایمپائر کے پاس زیرو اونگ کے ساتھ کام کرنے کی اپنی وجوہات ہیں۔ حالیہ رپورٹس کی بنیاد پر زیرو اونگ کے پاس پہلے ہی 5 ایسے ارکان ہیں جن کے مانا باڈیز مکمل طور پر کھل چکے ہیں۔ وہ کھلاڑی غیر معمولی طور پر مضبوط ہیں۔ اگر وہ ظاہر ہوتے ہیں تو بیک اپ پلان پر عمل کریں، اپنے جنگی فارمیشنز کو فعال کریں اور 4 افراد کے سیلز میں ان کا سامنا کریں۔ آپ میں سے باقی لوگ اسی طرح جاری رکھیں گے جیسا کہ ہم نے شروع میں منصوبہ بنایا تھا۔ اگر ڈریگن قریب آئے تو فوراً پیچھے ہٹ جائیں۔ چاندی کے بالوں والے ٹیم لیڈر نے اپنے بے صبری ٹیم ممبروں کو دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ مطمئن رہیں کمانڈر، ڈریگن کے علاوہ یہ کھلاڑی کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان زیرو اونگ کے کھلاڑیوں نے اتنی جلدی اپنے مانا باڈیز کی مکمل صلاحیت کو کیسے کھول لیا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قاتل نوجوان نے بلند آواز میں اور بے خوف ہو کر اعلان کیا۔ اگر زیرو اونگ کے ارکان واقعی ظاہر ہوتے ہیں تو میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ جائے۔ ماٿولوجی کی باقی ٹیم نے سر ہلایا۔ کسی کے مانا باڈی کو مکمل طور پر کھولنے سے اس کی جنگی طاقت میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ایڈوانسڈ بیٹل ایرے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب تک وہ اپنے جنگی فارمیشنز کو فعال رکھتے، وہ 4 کھلاڑیوں کی طاقت کو یکجا کر سکتے تھے۔ جس کھلاڑی کو یہ تمام طاقت ملتی وہ اسی لیول کے میتھک مونسٹر کو گرانے کے لیے بھی کافی مضبوط ہوتا، درجہ سوم کے کھلاڑی تو دور کی بات۔ اگر زیرو اونگ کے ارکان نے اپنی شکلیں دکھانے کی ہمت کی تو ان کی ٹیم انہیں آسانی سے پچھاڑ سکتی تھی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ پھر میں آپ کے دعوے کا امتحان لینا چاہوں گا۔ اچانک بار میں موجود ہر شخص نے ایک گہری آواز سنی اور بولنے والے نے فوراً ہنگامہ برپا کر دیا۔ سٹار لائٹ بار میں موجود ہر کھلاڑی بولنے والے کی طرف مڑا، یہ فرض کرتے ہوئے کہ جو بھی اتنا دلیر ہے وہ ضرور پاگل ہوگا۔ اس کھلاڑی نے ابھی براہ راست ماٿولوجی کے ماہرین کو چیلنج کیا تھا۔ وہ ضرور خودکشی کرنا چاہتا ہوگا۔ 2 لوگ، ایک مرد اور ایک عورت، بار میں داخل ہوئے۔ عورت خوبصورت، باوقار فیتھالیا تھی، جبکہ مرد رات کی طرح تاریک محسوس ہو رہا تھا۔ چیپٹر 2502 خاموش سٹار لائٹ بار۔ جیسے ہی سیف علی اور فیتھالیا سٹار لائٹ بار میں داخل ہوئے،
सिया लिबास वाले माथोलॉजी अरकान की गुफ्तगू में मुखिल होते हुए तमाशाइयों में हंगामा बरपा हो गया। कमाल है, क्या ये वही खूबसूरत फीथालिया नहीं है जो डिवाइन ट्राइब के एक अहम तरीन लश्कर की कमांडर है? ऐसा लगता है कि वो एक और लड़ाई शुरू करने वाले हैं। लड़ाई? ये तो एक जंग होगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ज़ाती तौर पर इस मंजर को देखने के लिए इतना खुशकिस्मत होऊंगा। इन खिलाड़ियों में से बहुत से वसी मालूमाती नेटवर्क्स रखने वाले माहिरीन थे। वो स्टार लाइट कला पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान कशमकश से कमोबेश वाकिफ थे। अब जबकि माथोलॉजी ने स्टार लाइट कला के साथ लड़ाई छेड़ने की पहल की थी, मुख्तलिफ सुपर पावर्स के दरमियान जंग नागुज़ीर थी। अगरचे इनमें से किसी ने भी इसके इतनी जल्दी शुरू होने की तवक्को नहीं की थी। माहिरीन के दरमियान तसादुम, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स से ताल्लुक़ रखने वाले गार्ड्स डोमेन में सीखने के इंतहाई नायाब मौक़े थे, ख़ास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए जिन्हें ज़ाती तौर पर लड़ाइयाँ देखने का मौका मिलता था। वो जंग की रिकॉर्डिंग देखने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सीखने के काबिल होते। यही वजह थी कि मुख्तलिफ ताकतें मुसलसल मुख्तलिफ सुपर पावर्स के डार्क इरीना के दाखिले के टिकट हासिल करने की कोशिश करती थीं। बदकिस्मती से मुनासिब ताल्लुकात के बगैर आम खिलाड़ी डार्क इरीना में दाखिल होने के अहल भी नहीं होते थे। ताहम उनकी आंखों के सामने होने वाली जंग के मुकाबले में डार्क इरीना की लड़ाइयाँ कुछ भी नहीं थीं। डार्क इरीना में मुख्तलिफ सुपर पावर्स के शुरका कभी भी अपनी पूरी जान नहीं लड़ाते थे, लेकिन यह सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। स्टार लाइट कला पर हुकूमत करने के हक को महफूज बनाने के लिए तमाम फरीकैन अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जबकि बार के तमाशाई पुरजोश हो गए, माथोलॉजी के अरकान सैफ अली को सर्द नज़रों से देखने लगे। इनमें से हर एक बेचैन था, लड़ाई शुरू करने के लिए बेताब था। इन सिया लिबास वाले खिलाड़ियों की दुश्मनी को महसूस करते हुए फीथालिया को परेशानी महसूस हुई। उसने सैफ अली को माथोलॉजी के अरकान का सामना करने से पहले कुछ अफरादी कुव्वत जमा करने पर कायल करने की कोशिश की थी, लेकिन सैफ अली उनकी आमद के बारे में सुनते ही स्टार लाइट बार की तरफ चल पड़ा था। सैफ अली वो वाहिद खिलाड़ी था जिसका किले के लॉर्ड की हवेली पर दावा था। अगर उसे कुछ हो गया तो किले पर अपने कब्जे का दिफा करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने पहले ही स्टार लाइट कला में काफी माहिरीन तैनात कर रखे थे। अगर किला अचानक अपने मालिक से महरूम हो गया तो वो एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। यहां तक कि डिवाइन ट्राइब की अफवाज भी उन्हें रोकने के काबिल नहीं होंगी। आखिरकार इसके पास सैफ अली के पीछे स्टार लाइट बार जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, और रास्ते में इसने अपनी कमान के तहत खिलाड़ियों से राब्ता किया कि वो वहां उनसे मिले। सैफ अली ने ताहम दोबारा गैर मुतवक्के काम किया, और इससे पहले कि इसने जिस बैकअप को बुलाया था वो वहां पहुंच पाता, माथोलॉजी के साथ लड़ाई छेड़ दी। वो इस वक्त 30 से ज्यादा चोटी के माहिरीन का सामना कर रहे थे, और ये कोई आम चोटी के माहिरीन नहीं थे। वो न सिर्फ अपने हाले को छुपा सकते थे, बल्कि वो सब नाकाबिल यकीन हद तक तेज भी थे। अगर इन चोटी के माहिरीन ने एक साथ हमला करने का फैसला किया तो नताइज संगीन होंगे। तुम काफी दलेर हो, कमीने, छोटी तलवार वाले कातिल नौजवान ने सैफ अली पर तंज करते हुए कहा। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास इस हिम्मत को सहारा देने की ताकत है या नहीं। ताहम इससे पहले कि कातिल आगे बढ़ पाता, उसके पास मौजूद चांदी के बालों वाले नौजवान ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। कमांडर, कातिल ने हैरानी से पूछा कि इसके लीडर ने उसे क्यों रोका है, लेकिन चांदी के बालों वाले खिलाड़ी ने कोई वजाहत पेश नहीं की, बल्कि वो सैफ अली को देखकर मुस्कुराया। तो अब गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम हैं, चांदी के बालों वाले नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपना तारुफ करवाने दें। मैं सिल्वर घोस्ट हूं, माथोलॉजी के नंबर 1 ट्रम्प कार्ड लीजन का पहला वाइस कमांडर। क्या ये वही खिलाड़ी है जिसने वाइस गिल्ड लीडर कोल्ड शेडो के मंसूबे को नाकाम बनाया था? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसने पहले इतनी दिलेरी से बात की थी। वो वाकई बहादुर है। वो असल में किसी बैकअप के बगैर यहां आया है। क्या वो समझौता करने का इरादा रखता है? सिल्वर घोस्ट के तारुफ के बाद माथोलॉजी के बाकी अरकान को समझ आ गई। उनका मकसद सैफ अली को तलाश करना और मुज़ाकरात करना था। चूंकि कमांडर फीथालिया आपके साथ आई हैं, मुझे यकीन है कि उन्होंने आपको मेरी पेशकश के बारे में बताया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, सिल्वर घोस्ट ने सब्र से पूछा, सैफ अली पर अपनी नजरें वापस लाने से पहले फीथालिया पर एक नजर डाली। सिल्वर घोस्ट ने फीथालिया से ज़ाती तौर पर लड़ाई की थी, इसलिए वो जानता था कि वो एक मॉन्स्टर लेवल की माहिर है।
इसके पास चोटी के माहिर बॉडीगार्ड्स की एक पार्टी भी थी। आमतौर पर इसे और उसके बॉडीगार्ड्स को दर्जा सिवम के माहिरीन की 100 रुकनी टीम को शिकस्त देने में कोई मसला नहीं होना चाहिए था। बदकिस्मती से इसकी टीम यहां फीथालिया के लिए नहीं थी। इसकी ताकत के बावजूद इसका उसके 3 या 4 मातहतों के खिलाफ कोई मौका नहीं था। अगर उसके 1 दर्जन से ज्यादा साथियों ने एक साथ हमला किया तो वो खत्म हो जाएगी। स्टार लाइट कला में वाहिद हकीकी खतरा नीदरवर्ल्ड एम्पायर का हील लीजन था। हील लीजन न सिर्फ 300 दर्जा सिवम के माहिरीन पर मुश्तमिल था, बल्कि वो सब गैर मामूली तौर पर मजबूत भी थे। ताहम अगर उसकी टीम ने इस कले में अफरा तफरी फैलाने का इरादा किया तो हील लीजन भी उन्हें रोकने के लिए इतना ताकतवर नहीं था। मेरे पास इस पर गौर करने की कोई वजह नहीं है। चूंकि जीरो ओनग स्टार लाइट कला पर कब्जा करने के लिए काफी मजबूत है, इसलिए ये उसे बरकरार रखने के लिए भी काफी मजबूत है। अगर आप लड़ाई चाहते हैं तो शुरू करें, सैफ अली ने सिल्वर घोस्ट की तरफ देखते हुए सुकून से कहा। कितनी बदकिस्मती है, सिल्वर घोस्ट सैफ अली के जवाब पर सिर्फ आह भर सका। आप अब भी इसके साथ अपना वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हैं कमांडर, कातिल नौजवान ने तंज किया। मेरे ग्रुप को इससे निपटने दें। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाते तो वो यही समझता रहेगा कि माथोलॉजी उसके खिलाफ बेबस है। ये ठीक है। अगर हम उसे अपनी ताकत नहीं दिखाते तो वो गालिबन यही समझेगा कि हम पहले इसलिए चले गए थे क्योंकि हम इससे डरते थे। माथोलॉजी की बाकी टीम ने सर हिलाया। स्टार लाइट कला का उनका पिछला दौरा महज सलाम दुआ की एक शक्ल थी। अब जबकि सैफ अली ने उनकी खैर सिगाली को मुस्तरद कर दिया था, उनके पास पीछे हटने की कोई वजह नहीं थी। दरहकीकत अगर वो सस्ती दिखाते रहे तो सैफ अली उनके गिल्ड को एक मजाक समझेगा। ठीक है, तुम्हारा ग्रुप इससे निपट सकता है, लेकिन इसे जल्दी खत्म करना। बाकी सब अपने इर्द गिर्द नजर रखें। जैसे ही ड्रैगन करीब आए पीछे हट जाएं। सिल्वर घोस्ट ने कातिल नौजवान को कार्रवाई करने की इजाजत देते हुए कहा। शुक्रिया कमांडर, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए, कातिल नौजवान ने भूखे तासुरात के साथ जवाब दिया। वो सैफ अली की तरफ मुड़ा और बात जारी रखी। तुम काफी मगरूर रहे हो कमीने। देखते हैं कि क्या तुम उन अल्फाज का साथ दे सकते हो। अचानक कातिल के पूरे जिस्म पर इलाही निशानात रोशन हो गए और उसने अपने पीछे माथोलॉजी के मजीद 3 अरकान को लपेट में ले लिया। कातिल नौजवान से एक ताकतवर हाला खारिज होना शुरू हुआ जो हर सेकंड के साथ मजबूत होता गया। सिर्फ 3 सेकंड के बाद इसका हाला इतना शदीद था कि बार में मौजूद हर शख्स पर खौफ तारी हो गया। उसका हाला इतना ताकतवर कैसे है? ये तकरीबन इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले कदीम जानदार जितना शदीद है। बार के गाहक नौजवान कातिल को देखकर दंग रह गए। क्या ये माथोलॉजी की बुनियादों का एक नमूना है? इस सूरत-ए-हाल ने स्टॉर्म हॉट के बेरहम शख्स को हैरान कर दिया। अगरचे किसी खिलाड़ी की ताकत का तयन सिर्फ इसके हाले की बुनियाद पर करना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो हाला कम अज कम उनकी ताकत का इशारा जरूर देता था। गेम के इस मरहले पर दर्जा सिवम के खिलाड़ी अब भी इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स को शिकस्त देने के लिए जिदोजहद कर रहे थे, और स्टार वैली में खिलाड़ी अपनी बरसरक महारतें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर किसी खिलाड़ी के पास इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले कदीम जानदार की ताकत होती तो वो बगैर किसी रुकावट के स्टार वैली में घूमने के काबिल होता। इस तरह की ताकत के साथ दर्जा सिवम के टैंकों को मारना भी मक्खी मारने जितना आसान होता। उन्होंने असल में पहले अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। फीथालिया ने संजीदा तासुरात के साथ देखा। जब उसने कातिल के पुरतशद्दुद हाले को महसूस किया तो वो मायूसी का शिकार हो गई। इसे उम्मीद थी कि हील लीजन के माहिरीन और जीरो ओनग के 5 माहिरीन, जिन्होंने अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोल लिया था, माथोलॉजी के हमला आवर माहिरीन को दबाने के लिए काफी होंगे। लेकिन अब इन सिया लिबास वाले खिलाड़ियों को देखकर उसे यह ख्याल मुज़हका खेज लगा। एक चोटी का माहिर जो ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले कदीम जानदार जितना ताकतवर हो, वो दर्जा चहारुम के बुलाए गए जानदार के साथ भी खेल सकता था। बहरहाल खिलाड़ियों की जंगी तकनीकें उन्हें अपनी जंगी ताकत को उसकी हुदूद तक, शायद उनसे भी आगे ले जाने की इजाजत देती थीं। स्टार लाइट कला के ड्रैगन के अलावा कले में कोई भी इसके सामने मौजूद कातिल को नहीं रोक सकता था। एक एडवांस्ड बैटल ईरे सैफ अली ने कातिल नौजवान के जिस्म पर इलाही निशानात की तह देख कर बुड़बुड़ाया। तुम काफी कुछ जानते हो कमीने, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। अपने होंठों को चाटते हुए कातिल नौजवान ने बात जारी रखी। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारा फैसला कितना अहमकाना था।
قاتل نے پھر ایک قدم آگے بڑھایا اور فوراً غائب ہو گیا۔ نہ وہ اور نہ ہی اس کا حالہ بار کے اندر پایا جا سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ زیرو اونگ کا گلڈ لیڈر مرنے والا ہے، سٹورم ہارٹ کے کمانڈر کرو نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ نہ صرف اس نوجوان قاتل کے پاس بنیادی اوصاف تھے جو گرینڈ لارڈ رینک والے قدیم جاندار کا مقابلہ کر سکتے تھے، بلکہ وہ اپنی موجودگی کو بھی مکمل طور پر چھپا سکتا تھا۔ کرو نوجوان کے زندگی کے حالے کو بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی صلاحیتوں کے ساتھ وہ قاتل عملی طور پر کھلاڑیوں کے درمیان ناقابل شکست تھا۔ ماہرین کے درمیان لڑائیاں عام طور پر اتنی تیز ہوتی تھیں کہ ننگی آنکھ سے ان کا پیچھا کرنا ناممکن ہوتا تھا۔ اس طرح ماہرین کو عام طور پر لڑائی کے دوران تمام 5 حواس پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا، ورنہ ان کا حریف جلد ہی ان پر غالب آ جاتا۔ اب جب کہ قاتل نوجوان غائب ہو چکا تھا، کھلاڑی اس کی بھوت جیسی رفتار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بصارت پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا ایک مذاق تھا۔ کوئی ایسے دشمن کو کیسے ڈھونڈ سکتا ہے جسے وہ محسوس بھی نہ کر سکے؟ تاہم جس لمحے ماتھولوجی کا قاتل غائب ہوا تھا، سیف علی نے بغیر کسی جلدی کے کلنگ رے کو میان سے نکالا اور اپنے دائیں جانب خالی ہوا میں وار کیا۔ بوم! اچانک دھات کے ٹکرانے کی آواز نے سٹار لائٹ بار کو بھر دیا اور ایک شدید اثر نے زمین کو چکنا چور کر دیا۔ تلوار باز کے 30 گز کے اندر موجود تمام کھلاڑی صدمے کی لہر سے پیچھے ہٹ گئے۔ تقریباً جیسے ہی سب نے پہلا ٹکراؤ سنا، ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ پھر ایک شکل سیف علی کے دائیں طرف دیوار سے جا ٹکرائی، جس سے دیوار میں گڑا پڑ گیا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی قاتل نوجوان تھا جو ابھی ایک لمحہ پہلے غائب ہوا تھا۔ چیپٹر 2503 پہلی تلوار لائٹ شیڈو۔ خاموشی، خوف۔ کچھ دیر کے لیے سٹار لائٹ بار میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ سیف علی نے نوجوان قاتل کو، جو ٹائرانوسورس ریکس جتنا مضبوط معلوم ہوتا تھا اور اپنے حالے کو مکمل طور پر چھپانے کی صلاحیت رکھتا تھا، ایک عام حملے سے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ اس پر کون یقین کرے گا؟ کیا وہ واقعی درجہ سیون کا کھلاڑی ہے؟ سٹورم ہارٹ کا بے رحم شخص دنگ رہ گیا جب اس نے قاتل کو بار کی دیوار میں دھنسا ہوا دیکھا۔ قاتل نوجوان کی زیادہ تر ایچ پی اب بھی باقی تھی، لیکن یہی وہ چیز تھی جس نے بے رحم شخص کو خوفزدہ کر دیا۔ اگر سیف علی نے محض قاتل کی حرکت کو محسوس کیا ہوتا اور نوجوان کے کمزور مقام پر وار کرنے کا موقع ڈھونڈ لیا ہوتا تو اس سے بھی اس شخص کو صدمہ پہنچتا، لیکن وہ کم و بیش سمجھ جاتا کہ سیف علی کے حملے نے قاتل کو کیسے پھینکا۔ تاہم یہ دیکھ کر کے قاتل نے اس ضرب سے صرف تھوڑی سی ایچ پی کھوئی ہے، یہ واضح ہو گیا کہ سیف علی کی تلوار نے قاتل کو براہ راست نہیں مارا تھا۔ نوجوان نے در حقیقت اپنی تلواروں سے حملے کو روکا تھا۔ خالص طاقت کی جنگ میں نوجوان قاتل ہار گیا تھا۔ قاتل نوجوان کے بنیادی اوصاف اسی لیول کے گرینڈ لارڈ رینک والے قدیم جاندار کے برابر تھے۔ یہاں تک کہ فعال برسرک مہارتوں والے عام درجہ سیون کے کھلاڑی بھی اتنے مضبوط نہیں تھے، اور پھر بھی سیف علی طاقت کی جنگ میں فاتح بن کر ابھرا تھا۔ مزید یہ کہ تلوار باز نے مہارتوں اوزاروں پر بھروسہ کیے بغیر ایسا کیا تھا۔ اس نے برسرک مہارت بھی استعمال نہیں کی تھی، اس نے محض ایک عام حملہ کیا تھا۔ جب ماتھولوجی کے دوسرے ارکان نے قاتل کو دیوار میں دھنسا ہوا دیکھا تو وہ بھی دنگ رہ گئے۔ سینڈ سٹورم ہار گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ بیٹل ایرے کی طاقت کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا؟ ماتھولوجی کے یہ تمام ارکان جانتے تھے کہ ایڈوانسڈ بیٹل ایرے کے فروغ کے بعد ایک کھلاڑی کتنا طاقتور ہوتا ہے، جسے قاتل نوجوان سینڈ سٹورم نے استعمال کیا تھا۔ سینڈ سٹورم کے پاس درجہ چہارم کے میتھک مونسٹرز کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی ہوتی، درجہ سوم کے کھلاڑیوں کا ذکر ہی کیا کرنا۔ ایڈوانسڈ بیٹل ایرے کا استعمال مہنگا تھا، اس لیے وہ اسے اتفاقنہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ سلور گھوسٹ کے راضی ہونے کی واحد وجہ زیرو اونگ کو ماتھولوجی کی طاقت ثابت کرنا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اس نتیجے کی توقع نہیں کی تھی۔ سیف علی نے سینڈ سٹورم کو ایک عام حملے سے اڑا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ کیا سینڈ سٹورم لاپرواہ ہو گیا تھا اور بیٹل ایرے کی طاقت کو سمجھنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ اتنا مضبوط کیسے ہے؟ دوسری طرف فیتھالیا نے حیرت زدہ آنکھوں سے سیف علی کی پیٹھ کو دیکھا۔ اگرچہ اس نے میک ایفرے اور دوسروں کو یہ دعویٰ کرتے سنا تھا کہ سیف علی ایک مونسٹر لیول کا ماہر ہے، لیکن اس نے فرض کیا تھا کہ یہ صرف عام درجہ سیوم کے کھلاڑیوں کے خلاف معاملہ ہے۔ تاہم اس نے ابھی اسے ماتھولوجی کے ماہرین میں سے ایک کو،
जिसकी ताकत को एडवांस्ड बैटल ईरे से बढ़ाया गया था, एक आम ज़र्ब से फेंकते हुए देखा था। आखिर चल क्या रहा था? जबकि हर कोई सूरत-ए-हाल पर अपने सदमे से लड़ रहा था, सिल्वर घोस्ट सैफ अली की तरफ मुड़ा, अंदाज़ा लगाते हुए तो अपने पहले ही अपने माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को खोल लिया है। इसकी नज़र में सैफ अली की ताकत सानवी थी। इससे ज़्यादा मुतासिर कुन बात यह थी कि तलवारबाज ने सैंडस्टोर्म की हरकत पर नज़र रखी। दर्जा सिवुम के किसी आम खिलाड़ी को सैंडस्टोर्म के हाले को महसूस करने के काबिल नहीं होना चाहिए, और कातिल की रफ्तार के साथ इसे बसरी तौर पर ट्रैक करना नामुमकिन होना चाहिए। सिल्वर घोस्ट जो वाहिद वजाहत सोच सकता था वो ये थी कि सैफ अली ने अपने माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोल लिया था और अपने माना बॉडी के नाकाबिल यकीन माना पर भरोसा करते हुए अपने गिर्द एक माना फील्ड बना ली थी। सैफ अली ने फिर सैंडस्टोर्म को तलाश करने के लिए माना फील्ड पर भरोसा किया था। वो अपने हाले को अच्छी तरह छुपा सकते थे, लेकिन उनका जिस्मानी वजूद बाकी था। उनकी सलाहियत उन्हें माना से नहीं छुपा सकती थी। इसी तरह सैफ अली कातिल को तलाश करने के लिए अपनी माना फील्ड पर भरोसा कर सका। सिल्वर घोस्ट के बयान ने स्टार लाइट बार के अंदर हंगामा बर्पा कर दिया। क्या उसने पहले ही अपने माना बॉडी की मुकम्मल सलाहियत को खोल लिया है? मैंने मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन में से किसी एक के बारे में भी नहीं सुना जिसने ये कारनामा अंजाम दिया हो। क्या आपने सुना है? स्टार लाइट कला का दौरा करने के काबिल कोई भी खिलाड़ी एक माहिर था, और उनमें से बहुत से पहले ही दर्जा सिवुम तक पहुंच चुके थे। कुदरती तौर पर दर्जा सिवुम के माना बॉडीज का मौजू उन जैसे खिलाड़ियों के दरमियान तवील अरसे से एक गर्मा गर्म मौजू बन चुका था। ये पहले ही आम इल्म बन चुका था कि खिलाड़ी अपने दर्जा सिवुम के प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद दर्जा सिवुम की क्लास की मुकम्मल ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। उन्हें अब भी अपने माना बॉडीज की सलाहियत को खोलने की जरूरत थी। बदकिस्मती से ये कोई आसान काम नहीं था। ज्यादातर खिलाड़ियों को तो ये भी मालूम नहीं था कि अपने माना बॉडीज को खोलने के बारे में कैसे जाना है। वो सिर्फ अपने माना कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते थे। और फिर भी जब खिलाड़ी अभी तक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अपने माना बॉडीज को खोलना कैसे शुरू किया जाए, उन्हें मालूम हुआ कि सैफ अली पहले ही ये काम मुकम्मल कर चुका। वो क्यों हैरान ना होते? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसने माथोलॉजी को उकसाने की हिम्मत की। क्रो को समझ आ गई जब इसने सिल्वर घोस्ट का बयान सुना। वो हैरान था कि सैफ अली माथोलॉजी को दुश्मन बनाने के लिए इतना पुरएतिमाद क्यों था। माथोलॉजी के ये माहिरीन नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थे, और अपने बैटल ईरे को फ़ाल करने के बाद वो ऐसे मोनस्टर्स बन जाते जिनके खिलाफ मौजूदा खिलाड़ियों का कोई मौका नहीं था। सिर्फ स्टार लाइट कला का ड्रैगन ही उन्हें दबा सकता था। ताहम सैफ अली ने जो कुछ हासिल किया था उसका एहसास होने के बाद भी सिल्वर घोस्ट घबराया नहीं। वो असल में मुस्कुराया। मुकम्मल तौर पर खिले हुए माना बॉडी से मिलने वाला जंगी ताकत का फरोग यकीनन हैरत अंगेज है। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया था कि सैंडस्टॉर्म आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा, यहां तक कि अपने एडवांस्ड बैटल ईरे को फ़ाल करने के बाद भी, सिल्वर घोस्ट ने सैफ अली से कहा। ताहम मैं हैरान हूं कि अब सैंडस्टॉर्म के लेवल के 8 माहिरीन के खिलाफ कैसा करेंगे। जैसे ही सिल्वर घोस्ट ने बात खत्म की, इसके पीछे माथोलॉजी के अरकान ने भी फौरन अपने बैटल ईरे फ़ाल कर दिए। मजमूई तौर पर इन खिलाड़ियों ने 7 मजीद बैटल ईरे फ़ाल किए, और ईरे से फ़ायदा उठाने वालों का मुश्तरका हाला इतना ताकतवर था कि बार में मौजूद दर्जा दोवम का कोई भी खिलाड़ी हरकत नहीं कर सकता था। जहां तक दर्जा सिवुम के खिलाड़ियों का ताल्लुक है, उनकी टांगें खौफ से कांपने लगें। दरी असना सैंडस्टॉर्म ने खुद को दीवार के सुराख से बाहर निकाला और सैफ अली पर तंज किया। कमीने, मैं तस्लीम करूंगा कि तुम मजबूत हो, लेकिन तुम हमें मारने के लिए इतने मजबूत नहीं हो। हम अपनी बेहतर सेहतयाबी के साथ तुम्हारे हमलों के नुकसान को आसानी से झटक सकते हैं। ये बैटल ईरे हमारी स्टेमिना और कंसंट्रेशन की बहाली की शरह को भी 3 गुना कर देता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे खिलाफ कब तक टिक पाओगे? सैंडस्टॉर्म हकारत से गरा। एडवांस्ड बैटल ईरे ने सिर्फ इसके बुनियादी औसाफ में इजाफा नहीं किया था, उसने इसकी ज्यादा से ज्यादा HP और दिफा को भी बढ़ा दिया था। इस वक्त इसका दिफा इसी लेवल के दर्जा सिवुम के टैंकों से दुगना ज्यादा था, और उसके पास 20 लाख से ज्यादा HP थी। सैफ अली के हमले का असर बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन इसे सिर्फ 10,000 से थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ था। ये खुजली करने के लिए भी काफी नहीं था। तमाशाई जो सैफ अली के जवाबी हमले के बाद पुरसुकून हो गए थे, दोबारा खामोश हो गए और फीथालिया संजीदा तासुरात के साथ देखती रही।
उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि माथोलॉजी ने इतने सारे एडवांस्ड बैटल ईरे तैयार कर रखे हैं। सैफ अली गालिबन एडवांस्ड बैटल ईरे से बाइख्तियार एक माहिर से निपटने में अपनी हद पर था, लेकिन अब इसे इन 8 माहिरीन का मुकाबला करना होगा। मजीद ये कि इसके हर हरीफ के पास नाकाबिल यकीन दिफा और HP थी। वो सैफ अली को आसानी से इस वक्त तक थका सकते थे जब तक वो मर ना जाए। कोशिश करके देख लो, सैफ अली ने माथोलॉजी के अरकान पर अपनी नजरें दौड़ाते हुए बेनियाजी से जवाब दिया। इसके जवाब ने बार के अंदर एक और हंगामा बर्पा कर दिया। क्या वो असल में ऐसी ताकत से लड़ने वाला है? कमाल है, बहुत ही कमाल। जैसा कि इस माहिर से तवक्को थी जिसने स्टार लाइट कला पर कब्जा किया। गार्ड्स डोमेन में बहुत कम खिलाड़ी उसकी हिम्मत का मुकाबला कर सकते हैं। इन सब ने फर्ज कर लिया था कि सैफ अली माथोलॉजी के माहिरीन से भागने की कोशिश करेगा। अब जबकि उन्होंने 8 एडवांस्ड बैटल ईरे फ़ाल कर दिए थे, सिर्फ कले का ड्रैगन ही उन्हें रोक सकता था। ताहम सैफ अली ने रुकने और लड़ने का इंतखाब किया। वो अमली तौर पर अफसानवी हीरो की तरह था। क्या तुम पागल हो? फीथालिया अपने साथी पर गुस्से से फनकारी। वो तुमसे 1 on 1 नहीं लड़ने वाले, वो तुम पर एक साथ हमला करने वाले हैं। सैफ अली ने सैंडस्टोर्म को एक आम हमले से पीछे हटा दिया था, लेकिन बस इतना ही था। इन दोनों के दरमियान असल लड़ाई का नतीजा इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। अगर सैफ अली सिर्फ 10,000 से थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, तो उसके पास कातिल को मारने का कोई तरीका नहीं था। एडवांस्ड बैटल ईरे ने सैंडस्टोर्म की जंगी बहाली को दुगना कर दिया था, जिसका मतलब था कि कातिल अपनी HP बहाल करते हुए सैफ अली की HP को आसानी से कम कर सकता था। अगर सैंडस्टोर्म जैसे 8 माहिरीन ने सैफ अली पर एक साथ हमला किया, तो ज़ीरो ओनग का गिल्ड लीडर खुशकिस्मत होगा कि वो कुछ देर जिंदा रह सके। इन माहिरीन को शिकस्त देना तो दूर की बात। ताहम इससे पहले कि फीथालिया सैफ अली को रोकने की कोशिश कर पाती, सिल्वर घोस्ट हंस पड़ा। बहुत अच्छे, तुम वाकई बहादुर हो। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि तुम माथोलॉजी को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत रखते हो, सिल्वर घोस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो फीथालिया की तरफ मुड़ा और कहा, मैं एक सखी आदमी हूं, क्यों ना आप दोनों हमसे मुकाबला करने की कोशिश करें। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आपका बैकअप नहीं आ जाता। इसकी जरूरत नहीं होगी। आपको वाकई मेरा एक साथ सामना करना चाहिए। मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप इतने ही ताकतवर हैं जितना आप दावा करते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। कमीने, सैंडस्टोर्म गुस्से में गया। उसने फौरन दोबारा सैफ अली पर हमला कर दिया। जैसे ही कातिल आगे बढ़ा, दूसरे 7 माहिरीन ने भी वही किया, सैफ अली की तरफ एक तेज आंधी की तरह लपके। माथोलॉजी के तमाम 8 माहिरीन मुकम्मल हम आहंगी में थे, क्योंकि उन्होंने बैक वक्त सैफ अली पर हमला किया। जब तक सैफ अली इनमें से किसी एक पर हमला करने की कोशिश करता, बाकी 7 इसके नाजुक मकामात पर वार कर देते। ये वही तरीका था जो उन्होंने फीथालिया को गिराने के लिए इस्तेमाल किया था। जब वो सैफ अली की तरफ लपके, ताहम उसने कलंगरे को अपने सर से ऊपर उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, सब्र से सैंडस्टोर्म और उसके साथियों के इस तक पहुंचने का इंतजार करने लगा। 30 गज, 20 गज, 10 गज। जैसे ही कातिल नौजवान और माथोलॉजी के दूसरे माहिरीन वार करने वाले थे, सैफ अली की आंखें अचानक खिल गईं और उसने अपनी मुकद्दस तलवार को नीचे की तरफ एक महराब में घुमाया। पहली तलवार, लाइट शेडो। चैप्टर 2504 माना तकनीकों की ताकत। जब कलंगरे नीचे आई, तो सैफ अली के गिर्द माना फौरन जमा होकर मुकद्दस तलवार के गिर्द एक ख्याली अजीम तलवार की शक्ल इख्तियार कर गई। फौरन बाद वो ख्याली तलवार, जो 20 मीटर लंबी थी, खला को चीरती हुई निकली। दौर से ख्याली तलवार को देखने वालों ने इसके पीछे एक सिया रास्ता देखा, एक महारत। जब सैंडस्टोर्म और दूसरों ने ख्याली तलवार को खला को चीरते हुए देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि इस तलवार की ताकत दर्जा चहारुम के मेयार की थी। उन्होंने फितरी तौर पर हमले से बचने का सोचा। बहरहाल, अगरचे उनके पास बुनियादी औसाफ थे जो उसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले कदीम जानदारों का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वो दर्जा चहारुम के मीथक मेयार से अभी बहुत दूर थे। ताहम सैफ अली का हमला बहुत अचानक जाहिर हुआ था और बहुत तेज था। मजीद ये कि हमले का दायरा कार बहुत बड़ा था। इससे बचना महज नामुमकिन था। उनके पास उसे बरा रास्त वसूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। से मिलकर रोको, सैंडस्टोर्म चलाया। इसके बाद
सैंडस्टोर्म की क़यादत में माथोलॉजी के तमाम 8 माहिरीन ने बैक वक्त दर्जा सिवुम की महारतें इस्तेमाल कीं। ट्रिपल शेडो, स्पेशल सेवरीनस, टेनडर सरते। तमाम 8 खिलाड़ियों ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी मजबूत तरीन जारहाना महारतें इस्तेमाल कीं, जिनमें से हर एक को 90% इससे बेहतर तकमील की शरह के साथ अंजाम दिया गया था। कुछ देर के लिए 1 दर्जन से ज्यादा हमलों को नीचे आती हुई अजीम तलवार से टकराते हुए देखा जा सकता था। बूम! जिस लम्हे दोनों तरफ के हमले आपस में टकराए, एक ताकतवर तूफान चला जिसने 50 गज के दायरे में मौजूद तमाम दर्जा दुआम के खिलाड़ियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। टकराव के मकाम के ऐन नीचे जमीन पर एक छोटा सा गड़ा भी बन गया। जैसे ही धूल बैठी, बार के बीच में एक गहरा निशान नमूदार हुआ जो 20 मीटर से ज्यादा लंबा और 2 मीटर गहरा था। जहां तक सैंडस्टोर्म और दूसरों का ताल्लुक है, अगरचे वो फर्श में नहीं धंसे थे, लेकिन फिर भी वो अपने कदम जमाने से पहले 5 अच्छे कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गए। उनके हर कदम ने उनके नीचे की टाइलों को चिकनाचूर कर दिया। टकराव की कुव्वत ने उनके हाथों को भी बुरी तरह कपकपा दिया और उनमें से हर एक ने 1 लाख से ज्यादा HP खो दी। कुछ देर के लिए पूरे बार में सदमा और उलझन छा गई। पहले हर किसी को यह नाकाबिल यकीन लगा था कि सैफ अली ने सैंडस्टोर्म को एक आम हमले से उड़ा दिया था। अब उसने असल में सैंडस्टोर्म और इसी तरह की ताकत के साथ दीगर माहिरीन को एक ही चाल से मगलूब कर दिया था। सैफ अली की जंगी ताकत महज हैरान कुन थी। मुकम्मल तौर पर खिले हुए माना बॉडी के साथ इस्तेमाल की जाने वाली महारतें वाकई इतनी ताकतवर होती हैं। करो की आंखें सदमे से भर गईं जब इसने देखा कि सैफ अली माथोलॉजी के 8 बाइख्तियार माहिरीन से टकराने के बावजूद अपने असल मकाम पर खड़ा रहा। अगरचे हर किसी ने दर्जा सिवुम तक पहुंचने के बाद माना बॉडी के बारे में अमूमी समझ हासिल कर ली थी और वो जानते थे कि माना बॉडी किसी खिलाड़ी को जंगी ताकत में एक बड़ा फरोग फराहम कर सकती है, लेकिन इसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह फरोग इतना हैरत अंगेज होगा। इस लम्हे करो के अलावा बहुत से दूसरे दर्जा सिवुम के खिलाड़ी भी ये मंजर देखकर पुरजोश हो गए। अब उनके अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने की ख्वाहिश और तड़प मजीद बढ़ गई। बहरहाल सैफ अली ने अभी उन पर साबित कर दिया था कि दर्जा सिवुम के खिलाड़ी के लिए दर्जा चहारुम के मेयार की ताकत का मुजाहरा करना मुमकिन है। उसका मतलब ये था कि वो इसी लेवल के मीथक मोनस्टर्स के खिलाफ टकरा सकते थे। वो शायद अभी मीथक मोनस्टर्स को मारने के काबिल ना हूं, यहां तक कि इस तरह की ताकत के साथ भी, लेकिन उनके पास कम अज कम मीथक मोनस्टर्स पर छापा मारने की बुनियादें तो होंगी। मीथक मोनस्टर्स गेम के इस मरहले पर लेवल 100 से ऊपर के मीथक मोनस्टर्स वो बासिस थे जिन पर आम तौर पर सिर्फ फर्स्ट रेट पावर्स इससे ऊपर के लोग ही छापा मार सकते थे। ताहम खिलाड़ी उन बासिस से मिलने वाले लूट मार से रातों रात अमीर बन सकते थे। दरी असना फीथालिया जो सैफ अली के पीछे खड़ी थी भी इस मंजर से लम्हा भर के लिए दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली की ताकत इतनी खौफनाक बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। उसने असल में माथोलॉजी के 8 बाइख्तियार चोटी के माहिरीन को तनहा मगलूब कर दिया था। इस तरह की ताकत के साथ सैफ अली अकेला ही गालिबन पूरे स्टार लाइट कला की हिफाजत के लिए काफी होगा। जब तक वो मौजूद है कोई भी स्टार लाइट कला को धमकाने के काबिल नहीं होगा। ताहम जब फीथालिया और दूसरे तमाशाई खिलाड़ियों ने सोचा कि माथोलॉजी इस तबादले के बाद पीछे हट जाएगी, सिल्वर घोस्ट ने, जो बार के एक कोने से खामोशी से तबादला देख रहा था, अचानक तालियां बजाना शुरू कर दी। हैरत अंगेज, वाकई हैरत अंगेज। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वाइस गिल्ड लीडर कोल्ड शेडो ने आपकी इतनी तारीफ की थी, सिल्वर घोस्ट ने कहा। इसका खुशगवार रद्द अमल ऐसा लग रहा था जैसे सैंडस्टोर्म के ग्रुप की हार का इसे कोई ताल्लुक न हो। हंसते हुए उसने बात जारी रखी, बदकिस्मती से जिस लम्हे सैंडस्टोर्म और दूसरों ने अपने बैटल ईरे फ़ाल किए, इस जंग का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। यहां तक कि अगर आप दर्जा चहारुम के मेयार की ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं, तब भी आप हमें नहीं रोक सकते। जैसे ही सिल्वर घोस्ट ने बात खत्म की, हीलर्स ने, जो बैटल ईरे को ताकत दे रहे थे, सैंडस्टोर्म और दूसरों पर शिफा बख्श जादू करना शुरू कर दिए। न सिर्फ सैंडस्टोर्म और दूसरों ने अपनी तमाम खोई हुई HP फौरन बहाल कर ली, बल्कि उनके कांपते हुए हाथ भी नॉर्मल हो गए। ये मंजर देखकर फीथालिया, जिसने पहले सुकून का सांस लिया था, एक बार फिर संजीदा हो गई। सैफ अली की खौफनाक ताकत की वजह से वो भूल गई थी कि ये माहिरीन के दरमियान कोई बाज़ाब्ता मुकाबला नहीं, बल्कि सैफ अली और माथोलॉजी के माहिरीन के दरमियान एक लड़ाई थी।
فتح کا فیصلہ تبھی ہوگا جب ایک فریق ختم ہو جائے گا۔ دریں اسنا، ایک ٹیم جنگ میں فرنٹ لائن کھلاڑیوں کے لیے ہیلرز پر بھروسہ کرنا بہت عام بات تھی۔ تم پہلے کافی اچھے تھے، کیوں کمینے؟ دیکھتے ہیں کہ تم اسے کیسے برقرار رکھتے ہو، سینڈسٹورم نے، جو مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، سیف علی کو دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ تلوار باز کی طاقت نے واقعی اس کی توقعات سے تجاوز کر دیا تھا۔ تاہم وہ آٹھوں ابھی سیف علی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ موت کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ اگر سیف علی انہیں مار نہیں سکتا تھا تو یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ دریں اسنا، موجودہ درجہ سوم کے کھلاڑیوں کے پاس درجہ سوم کی مہارتوں اور جادو کا بہت محدود ذخیرہ تھا۔ مزید یہ کہ سیف علی کے برعکس سینڈ سٹون کی طرف ہیلرز موجود تھے، بالکل ویسے ہی جیسے سلور گھوسٹ نے کہا تھا۔ جنگ کا نتیجہ شروع سے ہی طے ہو چکا تھا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ سیف علی مسکرایا۔ جیسے ہی سیف علی نے بات ختم کی، اس نے کلنگ رے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ایک بار پھر مقدس تلوار کو سر سے اوپر اٹھایا۔ بار کے اندر موجود مانا فوراً مقدس تلوار کی طرف لپکا۔ ناممکن! سینڈ سٹورم اس انتہائی مانوس منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ مہارتوں اور جادو کا کول ڈاؤن عام طور پر بڑھ جاتا ہے، وہ جتنے زیادہ طاقتور اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ سیف علی نے اپنے حملے کے ساتھ درجہ چہارم کے معیار کی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے اس نے جو مہارت استعمال کی تھی اس کا کول ڈاؤن کئی منٹ کم از کم چند درجن سیکنڈ ہونا چاہیے تھا۔ تاہم سیف علی کے حملے کو صرف 6 سیکنڈ گزرے تھے، پھر بھی وہ وہی چال دوبارہ استعمال کر رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم اس سے پہلے کہ سینڈ سٹورم اور دوسرے اپنے صدمے سے باہر نکل پاتے، سیف علی کی کلنگ رے ایک بار پھر ان پر وار کر رہی تھی۔ پہلے کی طرح ایک دیوہیکل خیالی عظیم تلوار کہیں سے نمودار ہوئی اور پہاڑ کی طرح سینڈ سٹورم کے گروپ پر گری۔ تاہم سب کچھ کہنے اور کرنے کے بعد سینڈ سٹورم اور دوسرے چوٹی کے ماہرین تھے جنہوں نے پہلے بھی بہت سے میدان جنگ میں لڑائی کی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی درجہ سوم کی مہارتوں کے ساتھ حملے کا جواب دیا۔ بوم! جب دونوں طرف کے حملے آپس میں ٹکرائے تو ایک اور طاقتور طوفان چلا۔ تاہم اس بار استعمال ہونے والی درجہ سوم کی مہارتیں پہلے کے مقابلے میں کمزور ہونے کی وجہ سے سینڈ سٹورم اور دوسرے بہت زیادہ بری حالت میں ختم ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو 130,000 سے زیادہ نقصان بھی پہنچا۔ اس کے باوجود سینڈ سٹورم اور دوسروں کے لیے، جن کے پاس 20 لاکھ سے زیادہ ایچ پی تھی، یہ نقصان معمولی تھا۔ جیسے ہی قدرے بدحال سینڈ سٹورم ایک بار پھر سیف علی کا مذاق اڑانے والا تھا، اسے اچانک بار کے اندر موجود مانا ایک بار پھر سیف علی کی طرف لپکتا ہوا محسوس ہوا۔ مزید یہ کہ تلوار باز پہلے سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے مانا جمع کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سینڈ سٹورم اور دوسرے کچھ کہہ پاتے، سیف علی کی کلنگ رے نے ان پر نئے سرے سے وار کیا۔ بوم! اس بار سینڈ سٹورم اور دوسرے سیف علی کے حملے پر رد عمل دینے میں بہت سست رہے، اس لیے وہ اپنی درجہ سوم کی مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ نتیجے کے طور پر ان میں سے ہر ایک کو 300,000 سے زیادہ نقصان پہنچا۔ کمینے! میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس جنگ کا نتیجہ طے ہو چکا ہے۔ اگرچہ سینڈ سٹورم نے، جو زمین پر گھٹنے ٹیکنے کے قریب تھا، طنز کے ساتھ جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، سیف علی نے کلنگ رے کو دوبارہ نیچے گھمایا۔ ایک بار، دو بار، 3 بار۔ کچھ دیر کے لیے دھماکوں نے پورے سٹار لائٹ بار کو ہلا کر رکھ دیا، ایک کے بعد ایک۔ اس آواز کے علاوہ اندر کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار جب سیف علی نے اپنا 11واں حملہ کیا تو اس کے گرد دنیا خاموش ہو گئی، کیونکہ سینڈ سٹورم اور ماتھولوجی کے ساتھ دیگر بااختیار ماہرین ملبے پر گر گئے، ان کی ایچ پی ختم ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے نہ تو حالہ ظاہر کیا اور نہ ہی مانا۔ چیپٹر 2505 تنہا فوج۔ جیسے ہی ماتھولوجی کے 8 بااختیار ماہرین کے اجسام روشنی کے ذرات میں تبدیل ہونا شروع ہوئے، سٹار لائٹ بار کے اندر وقت جیسے تھم گیا، کیونکہ ہر کوئی دنگ رہ کر سیف علی کی شکل کو گھور رہا تھا۔ بہت دیر بعد ہر کوئی اپنے صدمے سے باہر نکلا۔ کتنا طاقتور ہے؟ تو یہ ہے مکمل طور پر کھلے ہوئے مانا باڈی کی اصل طاقت۔ جب ہر کسی نے سیف علی کے سامنے گڑھے کو دیکھا، جو 4 میٹر گہرا تھا اور 30 میٹر سے زیادہ پھیلا ہوا تھا، تو ان کے پاس اپنی موجودہ صدمے اور تعریف کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مزید الفاظ نہیں تھے۔
अगरचे माथोलॉजी का हर बाइख्तियार माहिर मुज़क्का खेज तौर पर मजबूत था और बार के अंदर मौजूद तमाम तमाशाई खिलाड़ियों को नीस्त व नाबूद करने की पूरी सलाहियत रखता था, लेकिन सैफ अली के सामने माथोलॉजी के 8 बाइख्तियार माहिरीन छोटे बच्चों की तरह कमज़ोर थे। वो ख़त्म होने से पहले ज़र्रा बराबर भी मुज़ाहमत करने में कामयाब न हो सके। सैफ अली ने जो ताकत दिखाई उसने दर्जा सिवम की क्लासों की ताकत के बारे में हर एक की समझ को मुकम्मल तौर पर चिकनाचूर कर दिया। इसके साथ ही वहां मौजूद तमाम आज़ाद माहिरीन को नई उम्मीद मिली। असल में दर्जा सिवम के खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई में नतीजे का तयन आमतौर पर दर्जा सिवम के खिलाड़ियों की तादाद से होता था जो हर फरीक के पास होते थे। एक इनफरादी दर्जा सिवम का खिलाड़ी दर्जा सिवम के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम जंग का नतीजा तब्दील नहीं कर सकता था। इसलिए हर किसी का ख्याल था कि अगर दर्जा सिवम के आज़ाद खिलाड़ी दबाए जाने से बचना चाहते हैं तो उनके पास किसी सुपर पावर में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं है। ताहम सैफ अली ने इस अकीदे को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। इसके सामने खौफजदा और मोतबर दर्जा सिवम के खिलाड़ी कुछ भी नहीं थे। यहां तक कि दर्जा सिवम के माहिरीन का एक गिरोह भी उसके सामने सिर्फ चंद चालों में गिर जाएगा। सैफ अली ने साबित कर दिया था कि अगर कोई अकेला भी हो तब भी वो एक फौज का किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल अफसानवी हीरोज की तरह इसके पास पूरे मुल्क यहां तक कि एक सल्तनत की तकदीर बदलने की ताकत थी। दरीं असना जब तक वो अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोल लेते वो भी सैफ अली के कारनामों को दोहरा सकते थे। कमांडर, इस तरह की जंगी ताकत के साथ क्या आपको नहीं लगता कि ब्लैक फुलियम 5 अजीम सपर गिल्ड्स के हकीकी मोनस्टर्स से ज्यादा मजबूत है? स्टॉर्म हार्ट के बेरहम शख्स ने करो से पूछा। इसकी आंखें अकीदत से भरी हुई थीं जब इसने सैफ अली को देखा। चूंकि सैफ अली ने तनहा 8 ऐसे माहिरीन को शिकस्त दी थी जिनकी जंगी ताकत इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले कदीम जानदारों का मुकाबला कर रही थी, इसलिए इसकी ताकत मगरबी बर्रे आज़म के माहिरीन में यकीनी तौर पर चोटी पर शुमार की जा सकती थी। उसने आज जो कारनामा अंजाम दिया वो गार्ड्स डोमेन और शायद वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में तरक्की का एक नया बाब शुरू करेगा। वर्चुअल गेमिंग की दुनिया की तवील तारीख में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने मुसलसल गैर सुपर पावर्स से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन पर जुल्म किया था। सूरत-ए-हाल को पलटने का कोई तरीक़ा नहीं था। ये ख़ास तौर पर 5 अजीम सुपर गिल्ड्स के साथ सच था जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स से भी ऊपर खड़े थे। 5 अजीम सुपर गिल्ड्स वो वजूद नहीं थे जिन्हें अफराद चैलेंज करने की उम्मीद कर सकते थे। ताहम सैफ अली ने बार बार इस लानत को तोड़ा था। पहले सैफ अली ने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए नीदर वर्ल्ड एम्पायर को झुकने पर मजबूर किया था। अब उसने अपनी ताकत से माथोलॉजी की मॉन्स्टर टीम को शिकस्त दी थी। इस तरह के हैरत अंगेज जंगी रिकॉर्ड्स यकीनी तौर पर वर्चुअल गेमिंग की दुनिया की तारीख में अमर हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि वो 5 अजीम सुपर गिल्ड्स के हकीकी मोनस्टर्स से ज़्यादा मजबूत है या नहीं, लेकिन आज की जंग के बाद ब्लैक फुलियम का नाम गालिबन पूरे मगरबी बर्रे आज़म में फैल जाएगा। अब कोई भी स्टार लाइट कला के बारे में कोई बुरा ख्याल रखने की हिम्मत नहीं करेगा, करो ने कहा। सैफ अली को देखते हुए इसकी आंखों में जोश चमका। 5 अजीम सुपर गिल्ड्स वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के मुतलक टाइटनस थे। बहुत सी नई उभरती हुई सुपर पावर्स ने पहले 5 अजीम सुपर गिल्ड्स को चैलेंज किया होगा, लेकिन किसी गैर सुपर पावर को ऐसा किए हुए 2 दहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। अब न सिर्फ सैफ अली ने माथोलॉजी के वकार को चैलेंज किया, बल्कि इसने अजीम सुपर गिल्ड को शिकस्त भी दी। सिर्फ यही नुक्ता सैफ अली को मगरबी बर्रे आज़म के आज़ाद खिलाड़ियों के लिए बहस का मौजू बनाने और पूरे बर्रे आज़म की बुनियादों को हिलाने के लिए काफ़ी था। इसकी वजह यह थी कि सैफ अली के कारनामे ने इन खिलाड़ियों के लिए रास्ता रोशन कर दिया था जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। मज़ीद बरा, सैफ अली ने अभी जो ताकत दिखाई थी उसके साथ करो का मानना था कि जब तक सैफ अली मौजूद है कोई भी स्टार लाइट कला को धमका नहीं सकता। दरहकीकत करो को शक था कि अगर आज का मामला फैल गया तो भी कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। मुकम्मल तौर पर खिले हुए माना बॉडी से मिलने वाले फ़वाइद वाकई इतने बेहतरीन हैं, जबकि बार के अंदर तमाशाई खिलाड़ी इस मामले पर सदमे और जोश से भरे हुए थे। फीथालिया अपने पीछे से हैरत और उलझन में सैफ अली को घोर रही थी। गार्ड्स डोमेन में किसी भी ताकतवर महारत जादू का कोल डाउन तवील होता है, यहां तक कि दर्जा 0 की महारतों और जादू का भी। ताहम सैफ अली ने वही तबाकुन हमला लगातार 11 बार किया। हर हमले के दरमियान तकरीबन कोई वक्फा नहीं था। वो कोई जंगी तकनीक अंजाम नहीं दे सकता था, क्योंकि जंगी तकनीकें ताकतवर हमले करने के लिए जिस्मानी हरकत पर इन्हिसार करती हैं। मजीद ये कि
जंगी तकनीकें माना को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करती या इसे एक देवहकल तलवार के तौर पर जाहिर नहीं करती। फीथालिया इस सूरत-ए-हाल के लिए जो वाहिद वजाहत सोच सकती थी वो ये थी कि सैफ अली का हमला इसके माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोलने के नतीजे में एक खास असर था। अगर ऐसा था तो डिवाइन ट्राइब को अब से जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये नहीं थी कि वो अपनी कोशिशें बड़े पैमाने के टीम डंजन्स पर छापा मारने या दर्जा सिवम के माहिरीन की तादाद बढ़ाने पर सिर्फ करे, बल्कि ये मालूम करना था कि खिलाड़ियों के माना बॉडी को कैसे खोला जाए। वरना माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोलने वाला सिर्फ एक माहिर गिल्ड जंग की समत का तयन कर सकता है। दरहकीकत सिर्फ एक ऐसे माहिर की मौजूदगी मौजूदा बड़े पैमाने के टीम डंजन्स पर छापा मारना मुमकिन बना सकती है। दरीं असना बार के अंदर मौजूद माथोलॉजी के अरकान इस सूरत-ए-हाल से लम्हा भर के लिए दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सैफ अली वाकई इतना ताकतवर होगा कि सिर्फ 11 हमलों में सैंडस्टॉर्म के ग्रुप को तबाह कर देगा। सैंडस्टॉर्म और दूसरों में से हर एक का दिफा आम दर्जा सिवम के टैंकों से दुगना ज्यादा था। इनकी HP भी 20 लाख से ज्यादा थी। वो हकीकी मीथक मोनस्टर्स के खिलाफ काफी देर तक जिंदा रह सकते थे। ताहम सैफ अली ने उन्हें खत्म करने में 8 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लिया। उसने सैंडस्टॉर्म के ग्रुप को इतनी जल्दी शिकस्त दी कि पीछे मौजूद हिलर्स उन्हें बचा ना सके। वाइस कमांडर, हमारे 8 एडवांस्ड बैटल ईरे पहले ही टूट चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक बाकी है। क्या हमें लड़ना जारी रखना चाहिए? दर्जा सिवम के एक रेंजर ने सिल्वर घोस्ट से पूछा। उन्होंने जो एडवांस्ड बैटल ईरे तैयार किए थे वो कोई आम अशिया नहीं थीं। इन बैटल ईरे की तैयारी के लिए न सिर्फ बहुत से कीमती मवाद की जरूरत थी, बल्कि उनका इस्तेमाल भी नुमायां तौर पर महंगा था। इस बार गिल्ड ने अपनी टीम को एडवांस्ड बैटल ईरे के 9 सीट फराहम करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो स्टार लाइट कला को महफूज बना ले और डेमन गार्ड का मज़ार फ़ाल होने पर पहल हासिल कर ले। दरीं असना, उन्होंने शुरू में ही 8 सीट इस्तेमाल कर लिए थे, जिससे सिल्वर घोस्ट के इस्तेमाल के लिए सिर्फ 1 सीट बाकी रह गया था। वहां मौजूद माथोलॉजी का हर रुकन बखूबी जानता था कि सिल्वर घोस्ट कितना मजबूत है। पूरे ट्रम्प कार्ड लीजन में कमांडर के अलावा कोई और सिल्वर घोस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था। दरहकीकत यहां तक कि टरियम बिलिंगहैम, जो लश्कर का साबित फर्स्ट वाइस कमांडर था, सिल्वर घोस्ट के खिलाफ सिर्फ 20 चालों तक टुक सका था, बाकी सब 10 चालों तक भी नहीं टुक सके थे। सिल्वर घोस्ट की मौजूदगी इस बार ऑपरेशन की कामयाबी में उनके एतमाद की वजह भी थी। ताहम सैफ अली ने जो जंगी ताकत दिखाई वो महज खौफनाक थी, वो शक किए बगैर न रह सके। जैसे ही सिल्वर घोस्ट जवाब देने वाला था, एक कान फाड़ देने वाली धार जो हर किसी की रूह तक हिला कर रख देती थी, अचानक स्टार लाइट बार से कहीं दूर से सुनाई दी। ये आ भी गया। कितने अफसोस की बात है। अभी के लिए बैटल ईरे को बचा कर रखो, हम पीछे हिट रहे हैं। सिल्वर घोस्ट ने बार की टूटी हुई छत को देखते हुए आह भर कर कहा। फिर वो सैफ अली की तरफ मुड़ा और कहा, माथोलॉजी इस बार स्टार लाइट कला से दस्तबरदार हो जाएगी। ताहम हम दोबारा मिलेंगे, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। जैसे ही सिल्वर घोस्ट ने बात खत्म की, इसके सामने एक खलाई शिगाफ खुल गया। अगरचे ड्रैगन ने पहले ही स्टार लाइट बार के गिर्द की जगह पर स्पेशल इम्प्रिजन मिनट का इस्तेमाल कर रखा था, लेकिन वो असल में खलाई शिगाफ को बनने से रोकने में नाकाम रहा। जब ये खलाई शिगाफ नमूदार हुआ, माथोलॉजी के अरकान फौरन इसमें घुस गए और स्टार लाइट बार से गायब हो गए। दरीं असना, सिल्वर घोस्ट के जाने के कुछ ही देर बाद दर्जा सिवम के माहिरीन का एक बड़ा गिरोह अचानक स्टार लाइट बार के गिर्द नमूदार हुआ। इन दर्जा सिवम के माहिरीन की तादाद 400 से ज्यादा थी और उनकी आमद ने बार के अंदर मौजूद खिलाड़ियों को घबरा दिया। ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर कर दी, हील रश ने खामोशी से कोसते हुए कहा जब इसने देखा कि बदहाल स्टार लाइट बार के अंदर माथोलॉजी का कोई रुकन बाकी नहीं रहा। माथोलॉजी के 30 से ज्यादा माहिरीन से निपटने के लिए इसने नीदर वर्ल्ड एम्पायर से दर्जा सिवम के मजीद माहिरीन जमा करने के लिए बहुत कोशिशें की थी। ताहम उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अब भी एक कदम देर से पहुंचेगा। अब वाकई थोड़ी देर से पहुंचे हैं। लड़ाई अभी खत्म हुई है और माथोलॉजी के माहिरीन पहले ही जा चुके हैं, फीथालिया ने सर हिलाते हुए कहा। ताहम मेरा मानना है कि वो अब स्टार लाइट कला को हरासा करने नहीं आएंगे, कम अज कम मुस्तकबिल करीब में तो नहीं। वो जल्द वापस नहीं आएंगे। हील रश फीथालिया की बातों से थोड़ा उलझ गया। माथोलॉजी के बारे में उसकी जो समझ थी, इसके मुताबिक गिल्ड यकीनी तौर पर तब तक आराम नहीं करेगा जब तक वो अपने मकासद हासिल ना कर ले। मुहिम
अब खुद देख सकते हैं कि क्या हुआ है। फिथालिया इस मामले पर मजीद बात नहीं करना चाहती थी। इसके बजाय उसने हील रश और दूसरों को अपनी रिकॉर्ड की हुई जंगी वीडियो भेजी। इसकी वजह यह थी कि वो खुद भी इस जंग के बहुत से पहलुओं को नहीं समझ सकी थी। हील रश और दूसरों के लिए उसे खुद देखना बहुत बेहतर होगा। वीडियो में सैफ अली को पहले सैंडस्टोन को एक आम हमले से उड़ाते हुए देखा जा सकता था। फिर इसे माथोलॉजी के 8 बाइख्तियार चोटी के माहिरीन को मुकम्मल तौर पर मगलूब करते हुए देखा जा सकता था। पूरे तबादले के दौरान वो एक खुदा की तरह लग रहा था, एक ऐसा वजूद जिसका खिलाड़ी मुकाबला नहीं कर सकते थे। चाहे वो हील रश और हील लीजिन के दूसरे अरकान हों या मेक ईफरे और क्रिम्सन विच, जिन्होंने मगरबी बर्रे आज़म पहुंचने के फौरन बाद सैफ अली से राब्ता किया था, इनमें से हर एक की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। एक लम्हे के लिए वो सब हैरान रह गए कि क्या वीडियो में दिखाया गया सैफ अली वही शख्स है जिसे वो जानते हैं। सैफ अली से इनकी आखिरी मुलाकात को अभी थोड़ी देर ही हुई थी, फिर भी न सिर्फ सैफ अली इस दौरान अपने माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोलने में कामयाब रहा, बल्कि इसने इतनी ताकत भी हासिल कर ली कि वो ग्रैंड लॉर्ड रैंक वाले कदीम जानदारों की ताकत रखने वाले 8 चोटी के माहिरीन को अकेले ही शिकस्त दे सके। क्या वो अब भी इंसान था? दरीं असना, जिस वक्त हील रश और दूसरे इस मामले पर हैरान थे, स्टारलाइट बार में सैफ अली की लड़ाई दिखाने वाली जंगी वीडियोज़ वबाक की तरह फैलना शुरू हो गईं। ये वीडियोज़ जल्द ही मगरबी बर्रे आज़म की मुख्तलिफ सुपर पावर्स के हाथों में पहुंच गईं। क्या हो रहा है? माथोलॉजी हार गई। चैप्टर 2506 शोहरत का फैलाव। माथोलॉजी की शिकस्त की खबर 8 शिद्दत के ज़लज़ले की तरह थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से कोई भी इस पर यकीन नहीं कर सकता था। पहले नीदरवर्ल्ड एम्पायर की पसपाई पहले ही उनके लिए काफ़ी हैरान कुन थी। ताहम नीदरवर्ल्ड एम्पायर का फैसला फिर भी समझ में आता था, क्योंकि ड्रैगन वाकई ऐसा वजूद नहीं था जिसकी खिलाड़ी मुखालिफत कर सकें। अब माथोलॉजी के पास ड्रैगन की शनाख्त से बचने का तरीका हासिल करने के बावजूद वो अब भी स्टारलाइट कला पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रही थी। मजीद ये कि माथोलॉजी की नाकामी ड्रैगन की वजह से नहीं, बल्कि सैफ अली की वजह से थी, जो दर्जा सिवम का खिलाड़ी था। वो भला इस खबर पर खुद को कैसे यकीन दिला सकते थे? ये वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के 5 अजीम सुपर गिल्ड्स में से एक की बात हो रही थी। कई साल गुजर चुके थे जब से कोई इनफरादी खिलाड़ी 5 अजीम सुपर गिल्ड्स में से किसी एक के हमले का मुकाबला कर सका था। जिस शख्स ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, इसे बुरी तरह दबा दिया गया था और उसके पास 5 टाइटनस की मर्जी के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब ताहम न सिर्फ सैफ अली माथोलॉजी के रास्ते में खड़ा हुआ, बल्कि इसने तनहा माथोलॉजी के 8 मोन्स्टर माहिरीन को भी मार डाला। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के आला हुक्काम ने फौरन कार्रवाई की। उन्होंने न सिर्फ स्टारलाइट कला के लिए मुश्किलात पैदा करने के तमाम मंसूबे तर्क कर दिए, बल्कि इन माहिर टीमों को भी मना कर दिया जो उन्होंने स्टार वैली भेजी थीं कि वो स्टारलाइट कला के अंदर कोई परेशानी पैदा न करे, खास तौर पर जब सैफ अली के किले के अंदर मौजूद होने का इल्म हो। उनके फैसले की वजह सिर्फ सैफ अली का माथोलॉजी के हमले को पसपा करना नहीं था, बल्कि इसकी खौफनाक ताकत थी। दर्जा सिवम के चंद माहिरीन को मारना तो दूर की बात, दर्जा सिवम के माहिरीन की 100 रुकनी टीम को नीस्तो नाबूद करना भी इसके लिए बच्चों का खेल होगा। सैफ अली वाकई एक तनहा फौज था और एक ऐसा वजूद जिससे डरना जरूरी था। इसके अलावा स्टारलाइट कला इस वक्त स्टार वैली में वाहिद फतह शदा कला था। अगर मुख्तलिफ सुपर पावर्स ममनुआ ज़मीन में मुनासिब तरीके से तरक्की करना चाहती थीं, तो स्टारलाइट कला तक रसाई ज़रूरी थी। अगर वो किले से बाहर कर दिए गए तो वो यकीनन पछतावे से मर जाएंगे। जहां तक कला पर कब्जा करने के लिए बराह रास्त कार्रवाई करने का ताल्लुक है, वो बिल्कुल नामुमकिन था। बहरहाल, अगर माथोलॉजी भी स्टारलाइट कला के खिलाफ बेबस थी, तो वो भला किया कर सकते थे। कुछ देर के लिए स्टारलाइट कला के अंदर पहुंचने वाले मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन बेज़रर भेड़ों की तरह फरमाबरदारी से बर्ताव करते देखे जा सकते थे। दरीं असना, स्टारलाइट कला के किले के लॉर्ड की हवेली के अंदर सैफ अली इस वक्त काम में बहुत मसरूफ था। माथोलॉजी की शिकस्त और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के नरम पड़ने की वजह से स्टारलाइट कला का दौरा करने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों की तादाद आसमान को छूने लगी। इन नए आने वालों में बहुत से ताजिर खिलाड़ी भी शामिल थे। कुछ तिजारती फर्मों ने तो जीरो ओनक के साथ शिराकतदारी की कोशिश भी की और स्टारलाइट कला की दुकानें ज्यादा कीमत पर किराए पर लेने की पेशकश की। पूरा स्टारलाइट कला बहुत पुरहुजूम हो गया। गिल्ड लीडर, हमारे ताज़ा तरीन अदाद व शुमार के मुताबिक
स्टार लाइट कला की खिलाड़ियों की आबादी पहले ही 5 लाख के करीब पहुंच रही है। खाम अंदाजों के मुताबिक हमें रोजाना 2,50,000 से ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स का खालिस मुनाफा हो रहा है, आबदा गाल ने रिपोर्ट दी। इसकी आंखें अपने हाथों में मौजूद ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट को देखते हुए चमक रही थी। इस रफ्तार से हमें किले के लॉर्ड की हवेली के अंदर बड़े मैदान जंग की मुरम्मत करने से पहले सिर्फ चंद दिन लगेंगे। फिर हमारे लोग उसे हर किस्म की जंगी तरबियत के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे और माना पर अपने कंट्रोल को बहुत बेहतर बना सकेंगे। अगरचे स्टार लाइट कला एक कदीम कला था, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जा सकता था। दूसरे लफ्जों में, किले की आबादी की हद को बढ़ाना नामुमकिन था। ताहम किले की बुनियादी सहूलियात की मुरम्मत करना और किले की सलाहियतों में इजाफा करना अब भी मुमकिन था। स्टार लाइट कला के अंदर दस्तयाब मुख्तलिफ सहूलियात में से जो खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद थी वो बड़ा मैदान जंग था। बदकिस्मती से इसकी मुरम्मत पर 15 लाख मैजिक क्रिस्टल्स की लागत आती थी। असल में जीरो ओनग के लिए मुस्तकबिल करीब में बड़े मैदान जंग की मुरम्मत करना नामुमकिन होना चाहिए था। ताहम अब जबकि स्टार लाइट कला में खिलाड़ियों की इतनी बड़ी आबादी थी, मुरम्मत के लिए फंड्स जमा करने में लगने वाला वक्त नुमाया तौर पर कम होना चाहिए। बड़ा मैदान जंग किले के लॉर्ड की हवेली की पहली जेर जमीन मंजिल पर एक खुसूसी डंजिन की तरह था। इस बड़े मैदान जंग के अंदर खिलाड़ी स्टार लाइट कला के कदीम माहौल में हर किस्म के मसनूई मोनस्टर्स के खिलाफ लड़ सकते थे। बड़े मैदान जंग के अंदर तरबियत हासिल करके खिलाड़ी माना कंट्रोल को बेहतर बनाने में जबरदस्त तरक्की कर सकते थे। बहरहाल जिंदगी और मौत की जंग में लड़ना जंगी कमरे में दूसरे खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने से कई गुना ज्यादा मुअस्सर था। जब तक इस बड़े मैदान जंग की मुरम्मत हो जाती है, जीरो ओनग अपने अहम माहिरीन को मशरकी बर्रे आज़म से यहाँ तरबियत हासिल करने के लिए मुसलसल मुंतकिल कर सकता है, जिससे वो मुख्तलिफ सपर पावर्स के माहिरीन के मुकाबले में कई गुना तेजी से अपने माना बॉडीज को खोल सकेंगे। आबादी इतनी बढ़ गई है, सैफ अली आबदा गाल की रिपोर्ट पर थोड़ा हैरान हुआ। अगरचे वो तवील अरसे से जानता था कि माथोलॉजी के साथ इसकी लड़ाई और डेमन गार्ड के मज़ार की फ़ालियत मुस्तकबिल करीब में तेज़ रफ्तार तरक्की के दौर का आगाज़ करेगी, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि किला इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा। ये अफसोस की बात है कि स्टार लाइट किला सिर्फ एक छोटा किला है, वरना हम बहुत ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स कमाते, आबदा गाल ने कुछ मायूसी के साथ कहा। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए मैजिक क्रिस्टल्स तेजी से अहम होते जा रहे थे। ये मशरकी बर्रे आज़म पर भी सच था। इसकी वजह आला दर्जे के हथियारों और साजो सामान की तैयारी के लिए मैजिक क्रिस्टल्स की मांग थी। अब जीरो ओनग को बड़ी मिकदार में मैजिक क्रिस्टल्स कमाने का मौका मिलने के बावजूद ये मौका स्टार लाइट किला की हुदूद की वजह से महदूद था। हमारे लिए एक छोटा किला पहले ही काफी से ज्यादा है। बहरहाल मगरबी बर्रे आज़म पर हमारी बुनियादें बहुत कमजोर हैं। यहां तक कि अगर एक दरमियाना बड़ा किला भी हमें पेश किया जाता तो हम इसे संभालने के काबिल ना होते, सैफ अली ने आबदा गाल के चेहरे पर मायूसी देखकर कहा। मैं ये भी समझती हूं, हर हफ्ते मगरबी बर्रे आज़म में सिर्फ 10 खिलाड़ी भेजने की पाबंदी वाकई महदूद कर रही है। अगर हम इस तादाद में थोड़ा इजाफा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, आबदा गाल ने कहा। उसने पहले ही मगरबी बर्रे आज़म के फ़वाइद का तजुर्बा कर लिया था। यहाँ माना कंट्रोल की तरक्की मशरकी बर्रे आज़म के मुकाबले में ख़ास तौर पर बेहतरीन थी। अगर मुमकिन हो तो वो वाकई चाहती थी कि वो जीरो ओनग के तमाम अहम फोर्स मेंबरों को यहाँ मुंतकिल कर सके। स्टार लाइट किला की मदद से जीरो ओनग को अपने दर्जा सिवम के अरकान की ताकत की कमी के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी के लिए मज़ीद लोगों को यहाँ भेजने के मामले में जल्दी न करें। चूंकि हम जल्द ही बड़े मैदान जंग को फ़ाल कर सकते हैं, इसलिए यान तियानशीन की तरफ से यहाँ एडवेंचरर्स अलायंस की शाख शुरू करने के लिए ज़रूरी तैयारियां करवाएं। अलायंस के अरकान अलायंस के जारी करदा क्वेस्ट मुकम्मल करके पॉइंट्स जमा कर सकते हैं। बाद में वो उन पॉइंट्स को बड़े मैदान जंग के अंदर वक्त या दीगर अशिया के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। दरहकीकत अगर अलायंस में उनका रैंक काफ़ी ज़्यादा है तो वो स्टार लाइट किला के अंदर एक निजी घर के लिए भी अपने पॉइंट्स का तबादला कर सकते हैं, सैफ अली ने कहा। जीरो ओनग के लिए मगरबी बर्रे आज़म में खिलाड़ियों की मुनासिब तादाद भेजने में बहुत वक्त लगेगा। मज़ीद बरा जैसे जैसे खिलाड़ी मुसलसल लेवल अप करेंगे, मज़ीद दर्जा सिवम के खिलाड़ी अपने माना बॉडीज़ को मुकम्मल तौर पर खोल लेंगे। सैफ अली अब तो तनहा स्टार लाइट किला का दिफा करने के काबिल हो सकता है, लेकिन वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकता। बहरहाल इसके पास निमटने के लिए बहुत से दूसरे मामलात भी थे।
वो ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बंद नहीं रह सकता था। अगर वो चाहता था कि स्टार लाइट कला तवील मुद्दती इस्तेहकाम का तजर्बा करे या मगरबी बर्रे आज़म पर ज़ीरो ओनक की तरक्की तेज़ हो, तो उसे काफ़ी अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की ज़रूरत थी। पहले वो इस बात पर परेशान था कि उसे कैसे किया जाए। ताहम स्टार लाइट कला की मौजूदा मकबूलियत और जल्द ही मरम्मत होने वाले बड़े मैदान जंग के साथ ज़ीरो ओनग में शामिल होने या इसके साथ इत्तेहाद करने के लिए बड़ी तादाद में आज़ाद माहिरीन को राग़िब करना यकीनी तौर पर मुमकिन था। दरीं असना अपनी तरफ माहिरीन की काफ़ी बड़ी तादाद के साथ ज़ीरो ओनग को मगरबी बर्रे आज़म पर खुद को कायम करने और मगरबी बर्रे आज़म के वसाइल का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में आसानी होगी। गिल्ड लीडर हील रश ने अभी एक पैगाम भेजा है जिसमें कहा गया है कि नीदर वर्ल्ड एम्पायर के आला हुक्काम हमारी पेशकश पर राज़ी हो गए हैं। वो हमारी मुलाजमत कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है जिसे हमें हर सूरत पूरा करना होगा। हील लीजन के तमाम अरकान को एक माह के अंदर अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलना चाहिए, वरना वो मुआवजे के तौर पर स्टार लाइट कला के 20% हिस्सा चाहते हैं। आबदा गाल ने माथे पर बिल लाते हुए रिपोर्ट दी। किसी के माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोलना कहने से कहीं ज्यादा आसान था। उसने और दूसरों ने ये कारनामा सिर्फ इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि वो स्टार लाइट कला के लीगेसी गेट और लीगेसी रोम में दाखिल होने के लिए खुशकिस्मत रहे थे। दरीं असना नीदर वर्ल्ड एम्पायर ज़ीरो ओनग से हील लीजन को उनके माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने में मदद करने का कह रही थी। वो इस सूरत-ए-हाल को जिस तरह भी देखती, ये महज नामुमकिन था। ऐसा लगता है कि उन्होंने आखिरकार मामलात को सोच समझ लिया है। सैफ अली आबदा गाल की बातें सुनकर मुस्कुराया। ठीक है, उनकी शराइत मान लो। असल में उसने नीदर वर्ल्ड एम्पायर की तरफ से अपनी पेशकश की मंजूरी को बईद अज क़ियास समझा था। बहरहाल हील लीजन नीदर वर्ल्ड एम्पायर का सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड लश्कर था। ये लश्कर न सिर्फ 300 दर्जा सिवम के माहिरीन पर मुश्तमिल था, बल्कि ये खिलाड़ी माहिरीन के दरमियान भी माहिर थे। खुशकिस्मती से ऐसा लगता था कि माथोलॉजी के साथ इसने जो कारकर्दगी दिखाई थी वो काफ़ी मुअस्सर रही। होली इनाहिलेशन माना तकनीक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थी। सिर्फ पहली तलवार लाइट शेडो ने ही उसे दर्जा चहारुम के मयार की ताकत का मुजाहिरा करने की इजाज़त दी थी। ताहम लाइट शेडो की पेचीदगी ब्रोंस जंगी तकनीकों से कहीं ज्यादा थी। उसने सारिफ की कंसंट्रेशन पर जो बोझ डाला वो भी ब्रोंस जंगी तकनीक के मुकाबले में कहीं ज्यादा था। लगातार 11 बार लाइट शेडो अंजाम देने के बाद उसने अपनी आधी से ज्यादा कंसंट्रेशन पहले ही खर्च कर दी थी। अगर उसने लाइट शेडो को चंद बार मजीद अंजाम दिया होता तो वो ज़हनी थकन की हालत में दाखिल हो सकता था, फिर इसके हरीफ इसे ज़बह कर सकते थे। गिल्ड लीडर हम एक माह में उनके माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने में मदद करने की बात कर रहे हैं, आबदा गाल ने फिक्रमंदी से कहा। अगर नीदर वर्ल्ड एम्पायर का मुतालबा महज हील लीजन के लेवल असाजो सामान के मयार को अपग्रेड करना होता तो वो इतनी फिक्रमंद ना होती। ताहम खिलाड़ियों को बुनियादी तौर पर अपने माना बॉडी को खोलने के लिए खुद पर इन्हिसार करना पड़ता था। बहुत से मुतग़य्यरात थे जो इस अमल को मुतासिर कर सकते थे। दरीं असना जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ज़ीरो ओनग के पास दर्जा सिवम के माहिरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जाएगी। ज़ीरो ओनग के लिए दर्जा सिवम के माहिरीन हासिल करने के लिए इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तक कि स्टार लाइट कला को दाव पर लगाकर भी। पुरसुकून रहो, माना बॉडी को खोलने का अमल इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचती हो, सैफ अली ने आबदा गाल को देखते हुए हंसते हुए कहा। मजीद बरा गार्ड्स डोमेन में बहुत से काम बाद में करने के बजाय जल्द करने की ज़रूरत होती है। ताख़ीर का मतलब बहुत से मौक़े से महरूम होना होगा। बहरहाल अब जबकि नीदर वर्ल्ड एम्पायर हमारी पेशकश पर राज़ी हो गई है, अब वक्त आ गया है कि हम मशरिक़ी बर्रे आज़म वापस जाएं। अगर ये इसके अपने एपिक माना बॉडी को मुकम्मल तौर पर खोलने से पहले की बात होती तो वो वाकई नीदर वर्ल्ड एम्पायर की शर्त पूरी करने के बारे में पुरएतिमाद न होता। ताहम अलियाडी के मेमोरी क्रिस्टल में मौजूद वाफिर इल्म को जज्ब करने के बाद हील लीजन के माहिरीन को एक माह के अंदर अपने माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर खोलने में मदद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। बहरहाल हील लीजन का हर माहिर मुख्तलिफ सुपर पावर्स की नज़र में भी एक जीनियस था। चैप्टर 2507 मशरिक़ी बर्रे आज़म वापसी। हम इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ की सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम किया है। स्टार लाइट कला भी अभी तेज़ रफ्तार तरक्की के मरहले में दाखिल हुआ है। अगर हम अभी चले गए
تو مجھے ڈر ہے کہ کچھ ہی وقت میں مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ عابدہ گال سیف علی کو یہ کہتے ہوئے سن کر الجھن میں پڑے بغیر نہ رہ سکی کہ وہ مشرقی بر اعظم واپس جا رہے ہیں۔ سٹار لائٹ قلعہ کو ایک طرف رکھیں، ہمیں ہیل لیجن کے 300 ماہرین کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا اب کا ارادہ ہے کہ وہ سٹار لائٹ قلعہ کی حفاظت کریں؟ گلڈ لیڈر فی الحال سٹار لائٹ قلعہ کی اہمیت مشرقی بر اعظم کے سٹون فارسٹ سٹی سے ذرہ برابر بھی کم نہیں تھی۔ در حقیقت قلعہ سٹون فارسٹ سٹی کے مقابلے میں میجک کرسٹلز میں بہت زیادہ آمدنی پیدا کر رہا تھا۔ اگر وہ فوری پیسہ کمانے کے بعد یہاں سے چلے گئے تو یہ ایک بہت بڑا ضیاع ہوگا۔ تاہم سٹار لائٹ قلعہ کا سب سے اہم پہلو میجک کرسٹل کی آمدنی نہیں بلکہ اس کا ماحول تھا۔ سٹار لائٹ قلعہ کا قدیم ماحول اسے مغربی بر اعظم پر مانا کنٹرول تیار کرنے کے لیے بہترین جگہ بناتا تھا۔ اگرچہ سٹار لائٹ قلعہ ہمیں بہت زیادہ دولت اور وسائل فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ مغربی بر اعظم پر صرف ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ اگر ہم مغربی بر اعظم پر واقعی ایک مستحکم قدم جمانا چاہتے ہیں اور اس سے وسائل کی مستقل فراہمی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ایک بادشاہت سلطنت کی ضرورت ہے۔ صرف ان کھلاڑیوں کی تعداد کے ساتھ جو سٹار لائٹ قلعہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مغربی بر اعظم پر اپنی جگہ محفوظ کرنا ایک خواب ہی رہے گا، سیف علی نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ مشرقی بر اعظم کی سپر پاورز اپنی ترقی کی توجہ مغربی بر اعظم کی طرف منتقل کریں، ہمیں مشرقی بر اعظم پر زیادہ سے زیادہ ٹیلی پورٹیشن پورٹلز پر قبضہ کرنے اور اپنے ارکان کو یہاں بھیجنے کی ضرورت ہے، ورنہ صرف ایک پورٹل کے ساتھ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، سٹار لائٹ قلعہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہی ہماری حد ہوگی۔ اصل میں اس نے زیرو اونگ کی ترقی کو مغربی بر اعظم تک پھیلانے کا منصوبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ صرف گلڈ کے لیے کچھ اضافی وسائل حاصل کرنے کا سوچا تھا۔ بہرحال دونوں اہم بر اعظموں کے درمیان سفر بہت مشکل تھا۔ زیرو اونگ کی موجودہ صلاحیت کے ساتھ بیک وقت دونوں بر اعظموں پر ترقی کرنا ناممکن تھا۔ تاہم سٹار لائٹ قلعہ اور سلور ڈیوائن ڈریگن حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مانا تکنیکوں کی طاقت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ اپنی پچھلی زندگی کے دوران مختلف سپر پاورز نے مانا تکنیکوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ مانا تکنیکیں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تاہم ہیونلی بلو سینٹ الیاڈی کی مانا تکنیک کو دیکھنے اور سیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ مانا تکنیکیں کھلاڑیوں کو ان کے مستقبل کے پروموشن کوئسٹ کو چیلنج کرنے میں کتنی مدد فراہم کر سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر درجہ چہارم کے پروموشن کوئسٹ کے لیے سچ تھا۔ ایک مناسب مانا تکنیک میں مہارت حاصل کرنے سے کھلاڑیوں کے درجہ چہارم کے پروموشن کوئسٹ کی مشکل میں کم از کم 30% کمی آنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کھلاڑی مانا تکنیک میں مہارت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تب بھی ان کے حاصل کردہ علم سے ان کی جنگی طاقت میں نمایاں اضافہ ہونا چاہیے۔ سب کچھ کہنے اور کرنے کے بعد درجہ سوم گارڈز ڈومین کی مختلف طاقتوں کے لیے صرف ایک عبوری مرحلہ تھا۔ آخر کار جو لوگ واقعی کسی طاقت کی مضبوطی کا فیصلہ کریں گے وہ کھیل کی چوٹی پر کھڑے ماہرین ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ فرسٹ ریٹ پاورز کبھی بھی مختلف سپر پاورز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ دریں اثنا سٹار لائٹ قلعہ اس وقت کھلاڑیوں کے لیے اپنے مانا کنٹرول کو تیار کرنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ تاہم موجودہ ٹیلی پورٹیشن پورٹل جو زیرو اونگ کے کنٹرول میں تھا، ہر ہفتے صرف زیادہ سے زیادہ 10 کھلاڑیوں کو مغربی بر اعظم میں ٹیلی پورٹ کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ زیرو اونگ کی اہم فورس کے تمام آفیشل اور ریزرو ممبروں کو مغربی بر اعظم منتقل کرنے میں ہی کئی ماہ لگ جائیں گے۔ تب تک سب کچھ بہت دیر ہو جائے گا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ گارڈز ڈومین کی موجودہ مقبولیت کے ساتھ طاقتوں کی ترقی مضحکہ خیز حد تک تیز تھی۔ یہ خاص طور پر سپر پاورز کے لیے سچ تھا۔ ماہرین کی تعداد اور ان علاقوں کے ساتھ جن پر مختلف سپر پاورز کا قبضہ تھا، جب تک ان کے پاس کافی فنڈز اور وسائل تھے، ان کی ترقی کی رفتار موجودہ زیرو اونگ سے کہیں زیادہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے سیف علی کو اب جو کرنے کی ضرورت تھی وہ مشرقی بر اعظم پر مزید ٹیلی پورٹیشن پورٹلز پر قبضہ کرنا تھا، اس طرح ان کھلاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا تھا جنہیں زیرو اونگ مغربی بر اعظم بھیج سکتا تھا۔ اس طرح گلڈ دونوں بر اعظموں سے وسائل اور فوائد حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے ماہرین کی ترقی کی رفتار مختلف سپر پاورز کے ماہرین سے آسانی سے بڑھ جائے گی۔ سیف علی کی باتوں پر عابدہ گال کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ اگر زیرو اونگ واقعی بڑی تعداد میں ماہرین کو مغربی بر اعظم میں ٹیلی پورٹ کرنے کے قابل ہو گیا تو گلڈ کو مستقبل میں مختلف سپر پاورز کے ساتھ ٹکرانے کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔
ये एक हकीकी सुपर पावर भी बन सकता है। बहरहाल, मुख्तलिफ सुपर पावर्स माहिर खिलाड़ियों की तादाद और मयार के लिहाज से जीरो ओनग से बेहतर हो सकती हैं, लेकिन गिल्ड के वसाइल और आमदनी के लिहाज से जीरो ओनग आम सुपर पावर्स से जर्रा बराबर भी कम नहीं था। गिल्ड लीडर, इस सूरत में हमें हील लीजिन को मुलाजमत देने की क्या जरूरत है? बहरहाल, स्टारलाइट कला को मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना चाहिए। इस दौरान जब तक हम खिलाड़ियों के बड़े दस्तों को मुसलसल मगरबी बर्र-ए-आज़म मुंतकिल कर सकते हैं, बशमूल हम 10 के जो यहाँ मौजूद हैं, हमें स्टारलाइट कला के दिफा के लिए हील लीजिन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आबदा गाल ने वजाहत की। इसे मजीद टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स तलाश करने की सैफ अली की सलाहियत पर कोई शक नहीं था। बहरहाल, उसने पहले भी बहुत से मौजिज़ात दिखाए थे, ताहम इसे अब भी लगा कि हील लीजिन को मुलाजमत देना एक बड़ा ज़िया है। बहरहाल, हील लीजिन सिर्फ मगरबी बर्र-ए-आज़म पर काम करता था। दरीं असना, माना बॉडी को खोलना एक मुश्किल काम था। दूसरे लोगों को उनके माना बॉडीज खोलने में मदद करने में वक्त ज़ाय करने के बजाय अपने गिल्ड के दर्जा सिवम के माहिरीन की मदद करना बहुत बेहतर होगा। इस तरह गिल्ड को और भी ज्यादा फवाइद हासिल होंगे। हील लीजिन इस वक्त गार्ड्स डोमेन के मजबूत तरीन लश्करों में से एक है। मैं इनकी ताकत को कले की हिफाजत पर कैसे ज़ाय कर सकता हूं? मेरा इरादा उन्हें अपने साथ वापस ले जाने का है, सैफ अली ने आबदा गाल के चेहरे पर उलझन देखकर हंसते हुए वजाहत की। इसे मुस्तकबिल करीब के लिए स्टारलाइट कला की सिक्योरिटी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल, उसने अभी माथोलॉजी को शिकस्त दी थी। इससे पहले कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स काफी ताकत जमा करें, वो स्टारलाइट कला के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगी जब तक कि वो स्टार वैली में रहना ना छोड़ दें। वो हमारे साथ वापस जा रहे हैं। आबदा गाल सैफ अली की बात सुनकर लम्हा भर के लिए दंग रह गई। लेकिन हम हर हफ्ते सिर्फ 10 लोगों को वापस भेज सकते हैं। हील लीजिन के 300 अरकान हैं। वो 300 खिलाड़ियों की बात कर रहे थे। उन्हें पूरे लश्कर को मशरिकी बर्र-ए-आज़म पहुंचाने के लिए 30 हफ्ते दरकार होंगे। बिल्कुल, वरना मैं इन्हें मुलाजमत क्यों देता? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कदीम टेलीपोर्टेशन पोर्टल मशरिकी बर्र-ए-आज़म से मगरबी बर्र-ए-आज़म तक सफ़र करने का हमारा वाहिद रास्ता हो सकता है, लेकिन अगर मामला दूसरी तरफ का हो तो हम सिर्फ एक तरीके तक महदूद नहीं हैं। दूसरी ताकतें 2 अहम बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र करने के लिए सिर्फ कदीम टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स पर ही इन्हिसार कर सकती थीं। ताहम जीरो ओनग की बात अलग थी। अगर ऐसा ना होता तो वो नीदरवर्ल्ड एम्पायर से ऐसा वादा कभी ना करता। क्या ये वाकई मुमकिन है कि एक लम्हे के लिए आबदा गाल को लगा जैसे सैफ अली मजाक कर रहा है? पुरसुकून रहो। ताहम हमें अभी वापस जाने की जल्दी करने की भी जरूरत नहीं है। हमें अभी डिवाइन ट्राइब के इन नायाब मवाद को जमा करने का इंतजार करना है जिनकी हमें जरूरत है, सैफ अली ने एतमाद के साथ कहा। स्टारलाइट कला के असरात देखने और हेवनली ब्लू सेनेट की मीरास हासिल करने के बाद उसने इस मामले पर गहराई से सोचा था। अगरचे वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन 2 अहम बर्र-ए-आज़मों के दरमियान सफ़र करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। ताहम किसी वजह से मुख्तलिफ उदर वर्ल्ड्स के खिलाड़ियों के लिए 2 अहम बर्र-ए-आज़मों का सफ़र करना बहुत आसान था। इस नुक्ते का फ़ायदा उठाते हुए वो हर किसी को पहले एक उदर वर्ल्ड में ले जाने, फिर मज़कूरा उदर वर्ल्ड के जरिए मशरिकी बर्र-ए-आज़म वापस आने की पूरी सलाहियत रखता था। किसी उदर वर्ल्ड का रास्ता खोलना दूसरे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन सैफ अली के लिए एक आसान काम था। इसकी वजह यह थी कि इसके पास लेजेंडरी आइटम मोलोक की अंगूठी मौजूद थी। मोलोक की अंगूठी के साथ वो गेट ऑफ डार्कनेस खोल सकता था और डार्क डैन के मरकजी इलाके में पहुंच सकता था। गेट ऑफ डार्कनेस अफराद की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं लगाता था। इसकी सिर्फ 3 मिनट की वक्त की हद थी, जो यकीनी तौर पर 300 खिलाड़ियों को गेट से गुजरने देने के लिए काफी थी। असल में सैफ अली मोलोक की अंगूठी इस्तेमाल करने से बचना चाहता था। बहरहाल, वो जितनी बार अंगूठी इस्तेमाल करेगा वो इतनी ही मजबूत होती जाएगी, और उससे पहले कि वो उसे निगलने की कोशिश करे इसके पास तैयारी के लिए इतना ही कम वक्त होगा। ताहम अगर अंगूठी को एक बार इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि वो 300 दर्जा सिवम के माहिरीन को मशरिकी बर्र-ए-आज़म वापस ला सकता है, तो वो ऐसा करने में बहुत खुश होगा। इसके बाद सैफ अली ने स्टारलाइट कला के अंदर एक और दिन इंतजार किया। इस दौरान उसने न सिर्फ नीदरवर्ल्ड एम्पायर के साथ मुलाजमत के मुआहदे पर दस्तखत किए, बल्कि यांग तियानशीन और तारिक महमूद को स्टारलाइट कला के किले के लॉर्ड की हवेली और दीगर मुख्तलिफ मामलात से वाकिफ कराया,
اس کا ارادہ ان دونوں کو سٹار لائٹ قلعہ کے انتظام کے لیے پیچھے چھوڑنے کا تھا۔ جہاں تک اس نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، وہ اس لیے تھا کہ زیرو اونگ سٹار لائٹ قلعہ کا صحیح طریقے سے انتظام کر سکے اور ساتھ ہی یہاں قائم ہونے والی ایڈونچرز الائنس کی شاخ کی ترقی کو یقینی بنا سکے۔ بہرحال، جب ایڈونچر ٹیموں کے انتظام کی بات آتی تھی تو ان دونوں کے پاس اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر سمجھ تھی۔ جب وہ یہ سب کر رہا تھا، فیتھالیا اور ڈیوائن ٹرائب کے بہت سے دوسرے ماہرین نے مغربی بر اعظم کے لیے مخصوص نایاب مواد اور نان بیگ اسپیس مواد کا ایک ڈھیر سٹار لائٹ قلعہ پہنچا دیا تھا۔ مواد کے اس دستے کی مالیت 30 لاکھ میجک کرسٹل سے زیادہ تھی۔ سیف علی نے ان سب کو اپنے ایپک اسپیشل بیگ میں محفوظ کر لیا۔ ایک بار جب وہ ان چیزوں کو مشرقی بر اعظم واپس لے جائے گا تو وہ یقینی طور پر بہت زیادہ منافع کمائے گا۔ گلڈ لیڈر، ہیل لیجن اور شولا رانی کا گروپ پہلے ہی جمع ہو چکا ہے، عابدہ گال نے رپورٹ دی جب وہ قلعے کے لارڈ کی حویلی کے دوسری منزل کے حال میں سیف علی سے ملی۔ اس کے لہجے میں شکوک و شبہات کی جھلک تھی۔ اب بھی وہ خود کو اس بات پر یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ سیف علی 300 سے زیادہ کھلاڑیوں کو مشرقی بر اعظم واپس منتقل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو مشرقی بر اعظم واپس چلتے ہیں۔ عابدہ گال کے تاثرات دیکھ کر سیف علی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پھر منتر پڑھنا شروع کیا اور دوسری منزل کے حال میں گیٹ آف ڈارکنس کو طلب کیا۔ گیٹ کھلنے کے بعد اس نے سب کو اس کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں پرہجوم دوسری منزل کا حال خالی ہو گیا۔ چیپٹر 2508 ڈارک ڈین میں تبدیلیاں۔ ڈارک ڈین کے مرکزی علاقے کے مضافات میں ایک برساتی جنگل میں سیاہ دھند سے بنا ایک دیوہیکل گیٹ اچانک نمودار ہوا۔ گیٹ سے خارج ہونے والی توانائی کی خوفناک مقدار نے قریبی ڈیمونڈ جانداروں کو غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا کیونکہ وہ گھبرا کر 6 میٹر اونچے گیٹ کو گھور رہے تھے۔ گیٹ کھلنے کے بعد کھلاڑیوں کی شکلیں یک کے بعد دیگرے اس سے باہر نکلے۔ یہ کس قسم کی جگہ ہے؟ یہاں کشش شکل کی قوت بہت زیادہ ہے۔ یہ عملی طور پر سٹار ٹومب کی پہلی منزل کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تھنڈر بیسٹ نے، جس نے ابھی برساتی جنگل میں قدم رکھا تھا، حیرت سے پکارا۔ اس برساتی جنگل کو گھیرے ہوئے تاریکی کی گہری طاقت کے علاوہ یہاں کا زیادہ کشش شکل والا ماحول درجہ دوم کے کھلاڑی کی جنگی طاقت کو آدھا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہاں تک کہ درجہ سوم کے کھلاڑی جیسے خود تھنڈر بیسٹ بھی کافی نمایاں طور پر متاثر ہوئے تھے۔ یہاں مانا بھی بہت گھنا ہے، سٹار لائٹ قلعہ کے اندر پائے جانے والے مانا کے تقریباً 50% کے قریب۔ اگر ہم یہاں طویل مدتی لڑائی میں شامل ہو سکیں تو یہ یقینی طور پر ہمارے مانا کنٹرول کو بہتر بنانے میں نمایاں مدد فراہم کرے گا، درجہ سوم کے ایک لیمنٹلسٹ نے جوش سے کہا۔ اگرچہ سٹار لائٹ قلعہ کا مانا اس برساتی جنگل کے مقابلے میں کہیں زیادہ گھنا تھا، لیکن قلعے کے اندر لڑائی ممنوع تھی۔ تاہم گارڈز ڈومین میں اگر کھلاڑی خود کو بہتر بنانا چاہتے تھے تو اس کا تیز ترین طریقہ زندگی اور موت کی لڑائیوں میں حصہ لینا ہوگا۔ مانا سے بھرپور ماحول میں لڑنا خاص طور پر مؤثر تھا کیونکہ کھلاڑیوں کو اپنے مانا کو کنٹرول کرنے میں بہت آسانی ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مانا کنٹرول کی مشق اور اس سے واقفیت زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل کر سکتے تھے۔ اس وقت ہیل لیجن کے ارکان کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برساتی جنگل لیول 100 سے اوپر کے مونسٹرز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ جگہ نہ صرف ان کے مانا کنٹرول کی تربیت کے لیے بلکہ لیول بڑھانے کے لیے بھی ایک بہترین جگہ تھی۔ ہیل رش اور دوسروں کو فوراً سمجھ آ گئی کہ سیف علی کو اتنا اعتماد کیوں تھا کہ وہ ایک ماہ میں ان کے مانا باڈیز کو مکمل طور پر کھولنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر وہ اتنے بہترین ماحول میں لڑ سکتے تھے تو ایک ماہ میں اپنے مانا باڈیز کو مکمل طور پر کھولنا واقعی ممکن تھا۔ دریں اسنا، عابدہ گال، جو سیف علی کے ساتھ ڈارک ڈین آئی تھی، بھی اس صورتحال پر حیران تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیف علی نے ایسی بہترین تربیتی جگہ چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہاں کے مونسٹرز شاید بہت زیادہ مضبوط نہ ہوں، جن میں سے اکثریت لیول 100 کے چیفٹینز کی تھی اور سب سے مضبوط لیول 100 سے اوپر کے گریٹ لارڈز تھے، لیکن یہاں کا ماحول اسے نئے ترقی یافتہ درجہ سوم کے ماہرین کے لیے تربیت حاصل کرنے کے لیے بہترین جگہ بناتا تھا۔ گلڈ لیڈر اب بہت متعصب ہیں، اپنے اصل میں دوسروں کے لیے ایسی بہترین جگہ بچا کر رکھی تھی۔ اگر زیرو اونگ کے ارکان لیول 100 تک پہنچتے ہی یہاں گرائنڈنگ کرتے تو اب تک ہمارے پاس درجہ سوم کے ماہرین کی تعداد دوگنی ہو سکتی تھی، عابدہ گال نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عابدہ گال کی شکایت نے سیف علی کو، جس نے ابھی برساتی جنگل میں قدم رکھا تھا، لاجواب کر دیا کیونکہ یہ جگہ اس مرکزی علاقے سے بالکل مختلف تھی جسے وہ جانتا تھا۔ پہلے
जब उसने डार्क डैन के मरकजी इलाके में टेलीपोर्ट करने के लिए मोलोक की अंगूठी का इस्तेमाल किया था तो वो वर्ड सिमट के बहुत करीब पहुंचा था। अब ताहम वो जहां खड़ा था वहां से वर्ड सिमट को देख भी नहीं सकता था। मजीद ये कि इसके गिर्द डीमोंट जानदारों की कसरत थी। यहां माना की कसाफत भी काफी ज्यादा थी। इसके अलावा यहां की दुनिया उसके खिलाफ कुछ मुजाहमत पैदा करती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि इसने महसूस किया कि वो इस वक्त अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकता। क्या टेलीपोर्टेशन गेट मेरे दर्जे आ लेवल के मुताबिक मकामात तब्दील करता है? इस मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने नतीजा अखज़ किया कि इसका मफरूज़ा दुरुस्त होने का बहुत इम्कान है, क्योंकि वो मोलोक की अंगूठी के पहले और दूसरे इस्तेमाल के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा था। सिर्फ इतना था कि फ़र्क ख़ास तौर पर वाज़े नहीं था, क्योंकि वो दोनों बार वर्ड सिमट के करीब टेलीपोर्ट हुआ था। तीसरी बार ताहम वो बिल्कुल अजनबी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ, हालांकि वो अब भी डार्क डैन के मरकजी इलाके में था। सैफ अली ने जल्दी से सर झटक कर इस मामले को जहन से निकाल दिया। वो मशरकी बर्रे आज़म जाने के लिए डार्क डैन को एक ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। चूंकि वो बहुत जल्द डार्क डैन से चले जाएंगे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस किस्म की जगह पर पहुंचे हैं। बाइबल ऑफ डार्कनेस के गेट ऑफ डार्कनेस के बरक्स मोलोक की अंगूठी का गेट ऑफ डार्कनेस दो तरफा टेलीपोर्टेशन गेट था। दूसरे लफ्जों में, जब तक इसने मोलोक की अंगूठी का गेट ऑफ डार्कनेस खोला हुआ था, कोई भी जो उसकी टीम का हिस्सा था गेट ऑफ डार्कनेस के जरिए जुड़े हुए दो मकामात के दरमियान आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकता था। इसलिए इसे आगे जो करने की जरूरत थी वो सादा थी। इसे बस डार्क डैन में वाइट रिवर सिटी का रिटर्न स्क्रॉल इस्तेमाल करना था और वाइट रिवर सिटी वापस जाना था। इसके बाद वो एक बार फिर गेट ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करेगा और हील रश और दूसरों को, जिनके पास वाइट रिवर सिटी के रिटर्न स्क्रॉल नहीं थे, वाइट रिवर सिटी जाने देगा। अगर यह तरीका कारामद न हुआ तो वो अब भी बाइबल ऑफ डार्कनेस इस्तेमाल कर सकता था। अगरचे बाइबल ऑफ डार्कनेस के गेट ऑफ डार्कनेस में 30 अफराद की हद थी, लेकिन यह कदीम टेलीपोर्टेशन इरे पर इन्हिसार करने से अब भी बेहतर ऑप्शन था। अलहाल ताहम चूंकि मोलोक की अंगूठी अभी कोल डाउन पर थी, सैफ अली ने हील लीजन के अरकान को इर्द गिर्द के डीमोंट जानदारों को मारने और बरसाती जंगल की तलाश करने का कहा। अगरचे वो यहां ज्यादा देर नहीं रहेंगे, लेकिन डार्क डैन अब भी खुदाओं की बनाई हुई जगह थी। वर्ल्ड सिमट के बगैर भी यहां अब भी बहुत से खजाने और मौके मौजूद थे जो बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकते थे। अगर वो खुशकिस्मत रहे तो वो एक अहम फसल हासिल कर सकते थे। कम अज कम ये सारा दिन कुछ न करने के बजाय बहुत बेहतर होगा। गिल्ड लीडर बरसाती जंगल के बिल्कुल बाहर एक कस्बा है जो जादुई रुकावट से महफूज है। देखने में ऐसा लगता है कि वहां काफी खिलाड़ी जमा हैं। शोला रानी ने, जो आसपास की जासूसी कर रही थी, टीम चीट के जरिए इत्तला दी। जादुई रुकावट से महफूज कस्बा। शोला रानी की रिपोर्ट ने सैफ अली की दिलचस्पी बढ़ा दी। क्या ये डार्क डैन की शेल्टर्स में से एक है? जहां तक वो जानता था, डार्क डैन में सिर्फ शेल्टर्स होनी चाहिए, कस्बे या शहर नहीं। शेल्टर्स बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले एनपीसी कस्बों और शहरों से मुख्तलिफ तरीके से काम करती थीं। हर शेल्टर की अपनी मुनफरिद सलाहियतें थीं और वो अपनी मखसूस मसनूआत तैयार करती थी। शेल्टर का रैंक जितना ज्यादा होता, इसकी मखसूस मसनूआत इतनी ही बेहतर होती। दरी असना, शोला रानी ने जिस शेल्टर की इत्तला दी थी वो लेवल 100 से ऊपर के नक्शे में थी। इसका रैंक यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा था। मजीद बरा मखसूस मसनूआत के अलावा डार्क डैन कीमती पत्थरों से भी मालामाल था, जिनकी मैन बर्रे आज़म पर बहुत कमी थी। गिल्ड लीडर, क्या हमें वहां जाना चाहिए? शोला रानी ने पूछा। बिल्कुल, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। यह दौलत कमाने का एक मौका है। पहले सैफ अली नाकाबिल यकीन हद तक मसरूफ रहा था। इसके अलावा मोलोक की अंगूठी को दबाने के लिए बाइबल ऑफ डार्कनेस जरूरी थी, इसलिए वो बाइबल ऑफ डार्कनेस किसी और को नहीं दे सकता था। नतीजे के तौर पर बिलू फरोसेट और दूसरों से कभी कभार मिलने वाली ऑफलाइन रिपोर्ट्स के अलावा जीरो ओनक का डार्क डैन से बड़ा रास्त राब्ता खत्म हुए बहुत अरसा हो गया था। सैफ अली ने स्टार लाइट कला और सिक्कों के जरिए बहुत से मैजिक क्रिस्टल्स कमाए थे। सिर्फ मैजिक क्रिस्टल्स जो इस वक्त उसके पास थे वो 6 लाख से ज्यादा थे, जबकि इसके सके 2 लाख गोल्ड से ज्यादा थे। वो इस मौका को मशरकी बर्रे आज़म पर दोबारा फरोख्त करने के लिए बहुत सी अशिया खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मजीद बरा
एट्रीब्यूट जेमस्टोन्स मैजिक क्रिस्टल्स से कहीं ज्यादा कीमती और खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद थे। इसके बाद सैफ अली ने आबदागाल और जीरो ओनग के दीगर अरकान को इस शेल्टर की तरफ ले जाया जो शोला रानी ने ढूंढी थी। हील लीजन के अरकान ने शेल्टर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और पीछे रहने का इंतखाब किया। वो सिर्फ ग्राइंडिंग जारी रखना और अपने माना कंट्रोल को बेहतर बनाना चाहते थे। बहरहाल सैफ अली ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो जल्द ही इस कीमती तरबियती जगह को छोड़ देंगे, इसलिए उन्हें इस मौका की कदर करने और जितना मुमकिन हो सके खुद को बेहतर बनाने की जरूरत थी। शोला रानी को जो शेल्टर मिली थी वो एक पहाड़ी सिलसिले के दामन में थी जिसकी 4 में से 3 समतों में पहाड़ थे। चूंकि शेल्टर्स पर डिमोंक जानदारों के मुसलसल हमले होते रहते थे, इसलिए ये बिलाशुबा तस्वीराती तौर पर एक बेहतरीन जगह थी। जैसे ही सैफ अली का ग्रुप शेल्टर के चंद 100 गज के अंदर पहुंचा, इसे आखिरकार उसका वाज़े नज़ारा मिल गया। अगरचे ये शेल्टर खास तौर पर बड़ी नहीं थी, बाहर की दुनिया के एक एडवांस्ड टाउन के साइज की थी, लेकिन इसकी हिफाजत करने वाला दिफाई जादुई इरे नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर था, जो दर्जा चहारुम के मोनस्टर्स के हमलों को बहुत तवील अरसे तक रोकने की सलाहियत रखता था। लेवल 100 से ऊपर के नक्शे में इस तरह के दिफाई जादुई इरे वाली शेल्टर को यकीनी तौर पर एक बहुत महफूज जगह समझा जाएगा। यही वजह थी कि इस शेल्टर में बहुत से खिलाड़ी रहते थे। सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि शेल्टर आसानी से 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को जगह दे सकती। 2 लाख खिलाड़ियों की आबादी बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले कस्बों के मुकाबले में कोई खास बात नहीं हो सकती थी, लेकिन डार्क डैन में इसकी कम खिलाड़ियों की आबादी के साथ ये एक बहुत ही खौफनाक तादाद थी। मजीद बरा इस शेल्टर के रिहायशी बहुत मजबूत थे, यहां तक कि सैफ अली ने जिस सबसे कम लेवल के खिलाड़ी को देखा था वो लेवल 104 का था। लेवल 106 और लेवल 107 पर आला लेवल वाले खिलाड़ी बाहर की दुनिया में पाए जाने वाले मुख्तलिफ सुपर पावर्स के चोटी के माहिरीन के लेवल का मुकाबला कर सकते थे। शेल्टर के खिलाड़ियों के पास साजो सामान भी काफी अच्छा था। उन पर साजो सामान का सबसे कमजोर हिस्सा लेवल 100 का मिस्ट्रेस आयरन रैंक था और अक्सरियत लेवल 100 के सीक्रेट सिल्वर साजो सामान की थी। कुछ माहिरीन तो लेवल 100 के फाइन गोल्ड हथियारों और साजो सामान से लैस थे। ताहम किसी वजह से इन खिलाड़ियों के ज्यादातर हथियार और साजो सामान लेवल 100 पर ही रुक गए थे। इंतहाई कम खिलाड़ियों के पास लेवल 105 का साजो सामान था। दरहकीकत लेवल 105 का मिस्ट्रेस आयरन साजो सामान भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब था। जब सैफ अली का ग्रुप शेल्टर के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा तो एक लेवल 106 दर्जा सिवम की खातून तलवारबाज जो खूबसूरत और काबिल नजर आती थी, अचानक उनके पास आई। मेरा मानना है कि आप वाइस गिल्ड लीडर ब्लू फ्रोसट के साथी हैं। मैं काफी अरसे से आपका इंतजार कर रही हूं, खातून तलवारबाज ने जोश से कहा। क्या मैं जान सकती हूं कि वाइस गिल्ड लीडर फरोसट कब पहुंचेंगे? ब्लू फ्रोसट सैफ अली इस सूरत हाल पर उलझन में पड़े बगैर न रह सका। इसके सामने मौजूद खातून तलवारबाज काफी मजबूत थी। न सिर्फ वो फ्लोइंग वाटर रीलिम के मैार पर थी, बल्कि वो वाइड रीलिम के मैार से सिर्फ एक छोटा कदम पीछे थी। जब खातून तलवारबाज ने सैफ अली के चेहरे पर उलझन देखी तो उसने इसके पहने हुए 6 प्रों वाले निशान की तरफ इशारा किया और अजीब से अंदाज में पूछा, क्या आप वाइस गिल्ड लीडर फ्रोसट के साथी नहीं हैं? गेम के इस मरहले पर दर्जा सिवम के खिलाड़ी अब भी नाकाबिल यकीन हद तक नायाब थे और जीरो ओनग का गिल्ड निशान पहने हुए दर्जा सिवम के खिलाड़ी इससे भी ज्यादा नायाब थे। इसलिए उसने नतीजा अखज़ किया था कि सैफ अली का ग्रुप ब्लू फ्रोसट के साथी होना चाहिए। हम वाकई साथी हैं, लेकिन शायद इस तरह नहीं जिस तरह अब सोच रही हैं, सैफ अली ने वजाहत की। तो वाइस गिल्ड लीडर फरोसट की टीम अब भी वक्त पर नहीं पहुंच सकी। जब उसने सैफ अली की बातें सुने तो खातून तलवारबाज थोड़ी उदास हो गई। दरी असना जैसे ही इस खातून तलवारबाज ने बात खत्म की, थोड़े फासले से एक साफ और खुशगवार आवाज अचानक आई। ग्रेसफुल, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि जीरो ओनग के ब्लू फरोसट को मदऊ करने के बजाय क्रिम्सन एम्परर की वाइस गिल्ड लीडर फैंटेसी को मदऊ करना बहुत बेहतर होगा, फिर भी तुमने सुनने से इनकार कर दिया। अब हम बर्बाद हो गए हैं। चैप्टर 2509 कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट पर कशमकश। पर्पल, तुम यहां क्यों हो? जब ग्रेसफुल मोनारक नामी खातून तलवारबाज इस साफ और खुशगवार आवाज की तरफ मुड़ी तो उसकी आंखों में खुशी और हैरत चमक उठी। अगले ही लम्हे एक खूबसूरत लेवल 107 दर्जा सिवम की खातून इलेमिनेटलिस्ट, जिसने हल्के नीले रंग के लिबास पहने हुए थे
और गहरे अर्गवानी रंग का लकड़ी का अमला थमा हुआ था, ग्रेसफुल मोनारक की तरफ चलकर आई। ग्रेसफुल मोनारक की तरह यह खातून इलेमिनेटलिस्ट भी तकरीबन वाइड रिलेम पर थी। ताहम खातून इलेमिनेटलिस्ट की मौजूदगी में इर्द-गिर्द का माना पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे अपना मालिक मिल गया हो। इस खातून इलेमिनेटलिस्ट की आमद ने फौरन आसपास के खिलाड़ियों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। हर कोई उसकी तरफ मोड़ कर देखने लगा। वहां मौजूद बहुत सी खवातीन खिलाड़ी इसे हैरत और अकीदत से देख रही थी। क्या पर्पल रिक्शा? वो असल में यहां आई है? ऐसा लगता है कि हमारी एक्सट्रीम लाइट शेल्टर को इस बार अपने कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट की हिफाजत करने की उम्मीद है। ये तो फितरी बात है। बहरहाल पर्पल रिक्शा डार्क डैन की 3 अजीम एलिमेंटलिस्ट्स में से एक है, बिल्कुल शेल्टर 1 के ब्लू फ्रोसट की तरह। अगरचे इसे हाल ही में इस ओहदे पर तरक्की दी गई है, लेकिन वो ब्लू फ्रोसट से जर्रा बराबर भी कमजोर नहीं है। अपनी जवानी के साथ वो ब्लू फ्रोसट को भी पीछे छोड़ सकती है और डार्क डैन में नंबर 1 इलेमिनेटलिस्ट बन सकती है। जैसे ही वहां मौजूद मुख्तलिफ माहिरीन ने पुरतयश लिबास पहनी हुई दर्जा सिवम की खातून इलेमिनेटलिस्ट को देखा, उन्होंने आपस में गर्मा गर्म बहस शुरू कर दी। शेल्टर को घेरे हुए तनाव की फिजा भी इसकी आमद की वजह से काफी हल्की हो गई। पर्पल रिक्शा? जब सैफ अली ने इस खातून इलेमिनेटलिस्ट को देखा जो एक मगरूर मादा चीते की तरह लग रही थी, तो वो भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इससे मिलेगा, जो गॉड्स डोमेन की मशहूर 12 मुक़द्दस एलिमेंटलिस्ट्स में से एक थी। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान ब्लू फरोसट ने फैंटेसी शराय के काबिल जर्नेलों में से एक के तौर पर खिदमात अंजाम दें और फर्स्ट रेट गिल्ड की मुकम्मल हिमायत हासिल की। यही वजह थी कि वो गॉड्स डोमेन में दर्जा पंजुम का माहिर बनने में कामयाब रहा। पर्पल रिक्शा ने ताहम गॉड्स डोमेन में अपना पूरा करियर एक आज़ाद खिलाड़ी के तौर पर गुजारा, फिर भी न सिर्फ वो दर्जा पंजुम तक पहुंचने में कामयाब रही, बल्कि वो अवामी तौर पर तस्लीम शदा 12 मुक़द्दस एलिमेंटलिस्ट्स में से एक बन गई। तब दर्जा शशुम के खुदा के दर्जे के माहिरीन के अलावा कोई भी पर्पल रिक्शा के खिलाफ कुछ करने के काबिल नहीं था। वाहिद बदकिस्मती ये थी कि पर्पल रिक्शा को काफी खुशकिस्मत मौके नहीं मिले थे, वरना वो दर्जा शशुम की मिजगार्ड बन सकती थी। जबकि सैफ अली का ग्रुप पर्पल रिक्शा का मुशाहिदा कर रहा था, मुअख्खर अल जिक्र ने ग्रेसफुल मोनारक की तरफ अपनी तवज्जो वापस लाने से पहले सैफ अली के ग्रुप पर महज एक नज़र डाली। इस बात से बेनियाज के सैफ अली के 10 अफराद का ग्रुप मुकम्मल तौर पर दर्जा सिवम के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल था। फी अलहाल दर्जा सिवम के खिलाड़ी अब भी बहुत ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन वो अब इतने नायाब नहीं रहे थे जितने पहले थे। मजीद ये कि दर्जा सिवम तक पहुंचने के बाद भी खिलाड़ियों के दरमियान वाज़े फ़र्क मौजूद था, दर्जा दुवम के बरक्स, जब खिलाड़ी अभी दर्जा दुवम पर थे। इसकी वजह माना बॉडी रैंक में फ़र्क था। अगर खिलाड़ी अपने दर्जा सिवम के प्रमोशन क्विस्ट को चैलेंज करते वक्त सिर्फ सबसे बुनियादी ट्रायल मुकम्मल करते, तो उनकी ताकत में ज़्यादा इजाफा नहीं होता था। दरीं असना दर्जा सिवम के माहिरीन की अक्सरियत, जिन्हें वो आम तौर पर देखती थी, इसी तरीके से दर्जा सिवम पर तरक्की पाती थी। ऐसे दर्जा सिवम के माहिरीन आम खिलाड़ियों की नज़र में नाकाबिल रसाई वजूद हो सकते थे, लेकिन इसके मेयार के माहिरीन के लिए ऐसे दर्जा सिवम के माहिरीन आम दर्जा दुवम के खिलाड़ियों से मुख्तलिफ नहीं थे। उनके पास अपने दर्जा दुवम के हम मनसूबों के मुकाबले में सिर्फ चंद ज्यादा बुनियादी औसाफ थे। एक्सट्रीम लाइट शेल्टर का कांसी का टेलीपोर्टेशन गेट बाहर की दुनिया के लिए हमारी लाइफ लाइन है। अगर हम वाकई बाहर की दुनिया के गिल्ड्स को इस पर इजारादारी कायम करने देते हैं, तो हमारे जैसे मकामी खिलाड़ी बर्बाद हो जाएंगे। मुझे कुदरती तौर पर उसके दिफा में कुछ कोशिश करनी होगी, पर्पल रिक्शा ने ग्रेसफुल मोनारक का सामना करते हुए कहा। मैं समझती हूं, लेकिन ब्लू फरोसट और तुम दोनों एलिमेंटलिस्ट्स हो। टीम जंग में तुम दोनों जो जंगी ताकत दिखा सकते हो, वो मुझ जैसी फिजिकल क्लासेस की सलाहियत से कई गुना ज्यादा है। अगर हमें तुम दोनों की मदद हासिल हो, तो एक्सट्रीम लाइट शेल्टर के पास कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट का कामयाबी से दिफा करने का बहुत ज्यादा मौका होगा, ग्रेसफुल मोनारक ने आभरते हुए कहा। अगर आने वाली जंग महज एक छोटे पैमाने की टीम जंग होती, तो उसे एक्सट्रीम लाइट शेल्टर की फतह का यकीन होता। बदकिस्मती से कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट के इंतजामी हुकूक पर कशमकश एक बड़े पैमाने की जंग थी, जिसमें लाखों खिलाड़ी शामिल होंगे। ये ऐसी जंग नहीं थी जिसमें इस जैसे फ्रंट लाइन खिलाड़ी फर्क पैदा करने की उम्मीद कर सकें। ताहम जादुई क्लास के खिलाड़ियों के लिए मामला मुख्तलिफ था। ये खास तौर पर ब्लू फरोसट और पर्पल रिक्शा के लिए सच था, जो डार्क डैन की 3 अजीम एलिमेंटलिस्ट्स में से 2 थीं।
इन दोनों के पास दर्जा सिवुम के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले बहुत से जादू थे जो आने वाली जंग में इंतहाई कीमती होंगे। ये कहना कोई मुबालगा आराई नहीं थी कि उनमें से सिर्फ एक ग्रेसफुल मोनारक जैसे दर्जनों फ्रंट लाइन माहिरीन जितना हिस्सा डाल सकता है, वरना वो कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट को मिलकर संभालने के लिए ब्लू फ्रोसेट को तलाश न करती। ब्लू फ्रोसेट की टीम वाकई बहुत मजबूत है। ये खास तौर पर सच है अगर वो चंद पागल भी हिस्सा ले रहे हों भी। ताहम अगर तुम सोचती हो कि तुम सिर्फ उन पर भरोसा करके आने वाली जंग में बाहर की दुनिया की सुपर पावर्स के खिलाफ जीत सकती हो तो तुम एक तल्ख हकीकत का सामना करने वाली हो। तुम नहीं जानती कि बाहर की दुनिया की सुपर पावर्स कितनी ताकतवर हैं, पर्पल रिक्शा ने सर हिलाते हुए कहा। मेरी मौजूदा हालत के साथ भी मैं बैक वक्त सुपर पावर्स से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ 2 या 3 चोटी के माहिरीन का मुकाबला कर सकती हूं। जहां तक मुख्तलिफ सुपर पावर्स के डोमेन रिलिम मोनस्टर्स का ताल्लुक है, मुझे इनमें से एक के खिलाफ जिंदा रहने में भी मुश्किल होगी। ताहम इन सुपर पावर्स में से हर एक के पास कई डोमेन रिलिम मोनस्टर्स हैं। उनके पास कई ऐसे माहिरीन हैं जिन्हें तुम भी शिकस्त नहीं दे सकती। ग्रेसफुल मोनारक की आंखें सदमे से फैल गईं जब इसने पर्पल रिक्शा की बातें सुनी। बहरहाल पर्पल रिक्शा अकेले ही दर्जा सिवुम के 1 दर्जन से ज्यादा माहिरीन को शिकस्त दे सकती थी। यहां तक कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स के चोटी के माहिरीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ग्रेसफुल मोनारक को वाकई ये यकीन करना मुश्किल लगा कि बाहर की दुनिया की सुपर पावर्स के पास मुतअद्दिद ऐसे माहिरीन थे जो पर्पल रिक्शा से भी आगे थे। मुहिम मैं बाहर की दुनिया के अपने आखिरी दौरे के दौरान बहुत से माहिरीन से मिली। मुझे तस्लीम करना होगा कि वहां के जंगी मयार डार्क डैन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। हमें सिर्फ तब फायदा होता है जब दर्जा सिवुम की महारतों और जादू की बात हो और साथ ही लेवल 100 के हथियारों और साजो सामान की। पर्पल रिक्शा ने आजिजी से कहा। फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो हमारी शेल्टर के पास कोई मौका नहीं है, ग्रेसफुल मोनारक ने माथे पर बिल लाते हुए कहा। अगरचे वो तवील अरसे से जानती थी कि बाहर की दुनिया की सुपर पावर्स सादा नहीं थीं, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी मजबूत है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था, वाइस गिल्ड लीडर फैंटेसी के साथ शिराकतदारी हमारा बेहतरीन ऑप्शन है। क्रिम्सन एम्परर की मदद से हम आसानी से कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट पर अपना कब्जा बरकरार रख सकते हैं और तैयारियों के लिए मजीद वक्त हासिल कर सकते। पर्पल रिक्शा ने मशवरा दिया। फिर इसने सैफ अली के ग्रुप पर एक नज़र डाली और बात जारी रखी, वरना अगर शेल्टर 1 के माहिरीन आ भी जाएं, तब भी हम गेट खो देंगे। ऐसा लगता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ग्रेसफुल मोनारक ने पर्पल रिक्शा की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए कहा। वो जानती थी कि इलेमिनेट लिस्ट कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए जब इसने पर्पल रिक्शा के चेहरे पर संजीदा तासुरात देखे तो वो समझ गई कि क्रिम्सन एम्परर की मदद के बगैर एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर के जीतने के इम्कानात बहुत कम थे। इसके बाद ग्रेसफुल मोनारक ने पर्पल रिक्शा को क्रिम्सन एम्परर की तरफ से राब्ता करने का कहा और फिर अपनी तवज्जो सैफ अली के ग्रुप की तरफ मबजूल की। मैं पहले आपकी शनाख्त गलत समझने पर माजरत चाहती हूं। मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि अब पर्पल रिक्शा की बातों को दिल पर नहीं लेंगे। वो जीरो ओनक को हकीर नहीं देख रही। बस बात यह है कि इस वक्त एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। मुआवजे के तौर पर मैं एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर की नुमाइंदगी करते हुए आपको आज शेल्टर के अंदर तमाम अखराजात पर 20% रियायत की पेशकश कर सकती हूं। ताहम चूंकि एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर जल्द ही एक जंग लड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको मशवरा देती हूं कि ज्यादा देर ना रुकें, वरना आपकी लड़ाई में उलझने का इम्कान है। अगर ऐसा होता है तो आपको जाने में मुश्किल होगी। ग्रेसफुल मोनारक ने माजरत खाहाना लहजे में सैफ अली से कहा। दरी असना जैसे ही सैफ अली कुछ कहने वाला था, पर्पल रिक्शा अचानक चेहरे पर जोश लिए हुए चलकर आई। ग्रेसफुल, अच्छी खबर। वाइस गिल्ड लीडर फैंटेसी और उनकी टीम पहले ही पहुंच चुकी है। वो कहती हैं कि वो जल्द ही यहां होंगी। इस वक्त तुम उनके साथ शिराकतदारी पर बातचीत कर सकती हो, पर्पल रिक्शा ने ग्रेसफुल मोनारक को देखते हुए कहा। पर्पल रिक्शा के बात खत्म करने के कुछ ही देर बाद कुछ फासले पर गली में खिलाड़ियों का एक ग्रुप नमूदार हुआ। इस ग्रुप की क़यादत में एक दिलकश शक्ल वाली खातून कुल्ली रुख खड़ी थी। खिलाड़ियों के इस ग्रुप की आमद ने आसपास के खिलाड़ियों में हंगामा बर्पा कर दिया। इसकी वजह यह थी कि इस 100 रुकनी टीम का हर रुकन असल में दर्जा सिवुम का खिलाड़ी था। इस टीम में दर्जा सिवुम के माहिरीन की तादाद तकरीबन एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर की कल दर्जा सिवुम की खिलाड़ियों की आबादी के बराबर थी।
चैप्टर 2510 का गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम 100 दर्जा सिवुम के माहिरीन। तो ये है एक सपर फर्स्ट रेट गिल्ड की ताकत। वो कुल्लिरुक जो क़ियादत कर रही है वो हैरत अंगेज है। न सिर्फ वो लेवल 105 के फाइन गोल्ड सीट साजो सामान से लैस है, बल्कि उसके पास 3 एपिक हथियार और साजो सामान भी है। इस तरह के साजो सामान के साथ वो गालिबन सिर्फ बुनियादी औसाफ के साथ ही पर्पल रिक्शा को दबा सकती है। जब एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर के रिहायशियों ने क्रिम्सन एम्परर के अरकान को देखा तो उनकी आंखें सदमे से खिली की खिली रह गईं। क्रिम्सन एम्परर की टीम के तमाम 100 अरकान के दर्जा सिवुम होने के अलावा क्रिम्सन एम्परर के अरकान के पास मौजूद हथियार और साजो सामान ही शेल्टर में मौजूद हर किसी की आंखों को खीरा करने के लिए काफी थे। बहरहाल लेवल 105 के सीक्रेट सिल्वर और फाइन गोल्ड हथियारों और साजो सामान का जिक्र ही किया करना, एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर में लेवल 105 के हथियार और साजो सामान बमुश्किल ही मौजूद थे। मजीद बरा इनमें से अक्सरियत मिस्ट्रेस आयरन रैंक की थी। ताहम क्रिम्सन एम्परर के अरकान पर साजो सामान का सबसे कमजोर हिस्सा भी लेवल 105 का सीक्रेट सिल्वर रैंक था। ग्रेसफुल मोनारक का दिल इस मंजर पर बेमिसाल सदमे से भर गया। इसके साथ ही वो आखिरकार समझ गई कि पर्पल रिक्शा ने क्रिम्सन एम्परर के साथ शिराकतदारी की इतनी पुरजोर सिफारिश क्यों की थी। एक्सट्रीम लाइट शेल्टर पूरे डार्क डैन की टॉप 10 शेल्टर्स में से एक थी, जिसमें बड़ी तादाद में माहिर खिलाड़ी मुकीम थे। ताहम जब क्रिम्सन एम्परर से मवाजना किया जाए तो एक्सट्रीम लाइट शेल्टर एक भड़कते हुए तूफान के सामने मोमबत्ती के शोले की तरह थी। दर्जा सिवुम के माहिरीन में फर्क के अलावा सिर्फ जंगी मेयार में फर्क ही ग्रेसफुल मोनारक में मायूसी पैदा करने के लिए काफी था। जहां तक वो बता सकती थी, क्रिम्सन एम्परर की इस टीम का सबसे कमजोर माहिर भी फ्लोइंग वाटर रीलिम पर था, जिनमें से बहुत से वाइड रीलिम के माहिरीन थे। दरहकीकत ग्रेसफुल मोनारक क़ियादत करने वाली खातून कुल्लिरुक की गहराई को भी नहीं समझ सकी। ताहम इसकी जिबिल्लत ने इसे बताया कि यह खातून कुल्लिरुक यकीनी तौर पर उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसे शक था कि वो इस खातून कुल्लिरुक के खिलाफ 5 चालों से ज्यादा टुक सकेगी। ग्रेसफुल मोनारक को तस्लीम करना पड़ा कि पर्पल रिक्शा दुरुस्त थी। ये वाकई बेमानी होता चाहे 0 के ब्लू फरोसट आ भी जाते। बहरहाल वो गालिबन सिर्फ क्रिम्सन एम्परर के लोगों के साथ ही इस बार कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट पर कशमकश को हल कर सकते थे। थोड़ी देर बाद क्रिम्सन एम्परर के अरकान ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल रिक्शा के सामने पहुंच गए। 100 दर्जा सिवुम के माहिरीन के मुश्तरका हाले ने आसपास के खिलाड़ियों का सांस रोकने के लिए काफी था। ग्रेसफुल, मैं तुम्हें मुतारफ करवाती हूं। ये अलुजरी वर्ड्स हैं जो क्रिम्सन एम्परर की वाइस गिल्ड लीडर है। पहले ये सिर्फ वाइस गिल्ड लीडर अलुजरी की मदद की वजह से था कि मैं अपना वो एपिक क्वेस्ट मुकम्मल करने में कामयाब रही। उनकी मदद के बगैर मैं इतनी तेजी से तरक्की न कर पाती, पर्पल रिक्शा ने एहतराम भरे लहजे में कहा। जब तक हमें वाइस गिल्ड लीडर अलुजरी की मदद हासिल है, हमें कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट का दिफा करने में यकीनी तौर पर कोई मसला नहीं होगा। पर्पल रिक्शा ने पहले ज़ाती तौर पर अलुजरी वर्ड्स की ताकत का मुशाहिदा किया था। तब सिर्फ अपनी ताकत के साथ अलुजरी वर्ड्स ने इसी लेवल के एक ग्रैंड लॉर्ड को दबा दिया था। अगर लेवल 100 से ऊपर के ग्रैंड लॉर्ड्स की HP बहुत ज्यादा न होती तो अलुजरी वर्ड्स उसे अकेले मारने की पूरी सलाहियत रखती थी। अलुजरी वर्ड्स की ताकत वो चीज थी जिसे पर्पल रिक्शा इस वक्त से हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अलुजरी वर्ड्स के मुकाबले में डार्क डैन के टॉप रैंकिंग माहिरीन जैसे ब्लू फरोसट कुछ भी नहीं थे। सलाम, मैं ग्रेसफुल मोनारक हूं, एक्सट्रीम लाइट शेल्टर की नंबर 1 एडवेंचर टीम की कमांडर ग्रेसफुल मोनारक ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि आपको कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट पर कशमकश के बारे में पहले ही मालूम है। एक्सट्रीम लाइट शेल्टर की मुख्तलिफ एडवेंचर टीमों की जानिब से मैं उम्मीद करती हूं कि अब गेट के दिफा में हमारी मदद कर सकती है। एक्सट्रीम लाइट शेल्टर गेट के कामयाब दिफा के बदले क्रिम्सन एम्परर को गेट के 30% स्लॉट्स देने के लिए तैयार है। क्या मैं जान सकती हूं कि आप इस तजवीज़ के बारे में क्या सोचती हैं, वाइस गिल्ड लीडर अलुजरी? कांसी के टेलीपोर्टेशन गेट का बुनियादी काम डार्क डैन और बाहर की दुनिया के दरमियान सफ़र की सहूलत फराहम करना था। ताहम गेट रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा 1000 खिलाड़ियों के सफ़र को महदूद करता था। ये कुदरती तौर पर डार्क डैन के खिलाड़ियों और बाहर की दुनिया के खिलाड़ियों के लिए एक नाकाबिल यकीन हद तक बड़ी कशिश रखता था। नतीजे के तौर पर गेट एक्सट्रीम लाइट शेल्टर की आमदनी का बुनियादी जरिया बन गया था। ताहम
قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ باہر کی دنیا کی طاقتوں نے کسی طرح ایک چابی حاصل کر لی تھی جو کانسی کے ٹیلی پورٹیشن گیٹ کو کنٹرول کر سکتی تھی اور گیٹ کے اختیار کے لیے مقابلہ کرنے کا حق حاصل کر لیا تھا۔ خوش قسمتی سے ایک سٹریم لائٹ شیلٹر کانسی کے ٹیلی پورٹیشن گیٹ کو فعال کرنے کی ذمہ دار تھی اور اس پر غالب پوزیشن رکھتی تھی۔ اس لیے ایک سٹریم لائٹ شیلٹر گیٹ کے دفاع کے لیے جتنے چاہے کھلاڑی بھیج سکتی تھی۔ دوسری طرف چابی اس کے صارف کو گیٹ کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے صرف زیادہ سے زیادہ 5000 کھلاڑی بھیجنے کی اجازت دیتی تھی۔ اصل میں گریس فل مونارک کو نسبتاً یقین تھا کہ ایک سٹریم لائٹ شیلٹر اکیلے ہی کانسی کے ٹیلی پورٹیشن گیٹ کی حفاظت کر سکتی ہے۔ اس نے شیلٹر 1 کے زیرو اونگ کی مدد صرف احتیاط کے طور پر طلب کی تھی۔ تاہم کرمزن ایمپرر کی ٹیم کو دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئی کہ وہ کتنی غلط تھی۔ ایک حقیقی سپر پاور کے سامنے ایک سٹریم لائٹ شیلٹر کے پاس موجود 100 سے زیادہ درجہ سوم کے ماہرین ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں تھے۔ جہاں تک درجہ دوم کے کھلاڑیوں کا تعلق ہے، وہ درجہ سوم کے کھلاڑیوں کے سامنے چارے سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ دشمن کے درجہ سوم کے کھلاڑیوں کی سٹیمینا کو کم کر سکتے تھے۔ تاہم اگر ایک سٹریم لائٹ شیلٹر کے درجہ سوم کے ماہرین دشمن کے درجہ سوم کے کھلاڑیوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو شیلٹر کے درجہ دوم کے کھلاڑیوں کی کوششیں رائے جائیں گی۔ گریس فل مونارک کے بات ختم کرنے کے بعد اس نے گھبرا کر الوشی ورڈز کے جواب کا انتظار کیا۔ گیٹ کے 30% سلاٹس دینا پہلے ہی ایک سٹریم لائٹ شیلٹر کی مختلف ایڈونچر ٹیموں کی آخری حد تھی۔ بہرحال مختلف ایڈونچر ٹیموں کے سلاٹس کے علاوہ شیلٹر کو اپنی ترقی کے لیے وسائل اور سکے کمانے کے لیے کچھ فروخت کرنے پڑتے تھے۔ تاہم کرمزن ایمپرر کانسی کے ٹیلی پورٹیشن گیٹ کے کامیاب دفاع کے لیے اہم ثابت ہوگی۔ ایک سٹریم لائٹ شیلٹر واحد شیلٹر نہیں تھی جس میں ٹیلی پورٹیشن گیٹ تھا جو ڈارک ڈین کو باہر کی دنیا سے جوڑتا تھا۔ تاہم اس کا کانسی کا ٹیلی پورٹیشن گیٹ اس وقت واحد ٹیلی پورٹیشن گیٹ تھا جس کی چابی باہر کی دنیا کی کسی سپر پاور کے ہاتھ لگی تھی۔ دوسرے ٹیلی پورٹیشن گیٹس کی چابیاں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی تھیں۔ دریں اسنا جس ٹیلی پورٹیشن گیٹ کی چابی دریافت ہو جاتی تھی اس پر حکومت کرنے والی شیلٹر کو مہینے میں ایک بار اقتدار کی کشمکش کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مزید برآں کشمکش کا وقت تمام ٹیلی پورٹیشن گیٹس کے لیے ایک ہی تھا۔ دوسرے لفظوں میں کرمزن ایمپرر ایک وقت میں صرف ایک شیلٹر کی مدد کر سکے گی۔ ایک سٹریم لائٹ شیلٹر اس وقت کرمزن ایمپرر کے لیے شراکت داری کے لیے دستیاب واحد شیلٹر ہو سکتی تھی، لیکن مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ صرف وقت کی بات تھی کہ باہر کی دنیا کی کوئی طاقت دوسری شیلٹرز کے ٹیلی پورٹیشن گیٹس کی چابیاں دریافت کر لے۔ اس وقت کرمزن ایمپرر کے پاس شراکت داری کے لیے زیادہ اور ممکنہ طور پر بہتر انتخاب ہوں گے۔ جس وقت گریس فل مونارک اور پرپل رکشا خاموشی سے الوژری ورڈز کے جواب کا انتظار کر رہی تھیں، مؤخر الذکر کی نظریں اصل میں گریس فل مونارک کے پیچھے تھیں۔ درست طور پر وہ سیف علی کے گروپ کی روانہ ہوتی ہوئی پیٹھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وائس گلڈ لیڈر الوژری، کیا ان لوگوں میں کوئی مسئلہ ہے؟ پرپل رکشا نے پوچھا جب اس نے الوژری ورڈز کو عجیب سے تاثرات کے ساتھ سیف علی کے گروپ کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں ہے، مجھے بس لگا کہ وہ لوگ کچھ مانوس سے لگ رہے ہیں۔ تاہم ان کا یہاں ظاہر ہونا ممکن نہیں ہونا چاہیے، الوژری ورڈز نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہے۔ اس کے گلڈ کی تحقیقات کے مطابق سیف علی کا گروپ اس وقت مغربی براعظم پر تھا۔ مغربی براعظم کے وسائل ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ وسائل کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ایسی چھوٹی سی دنیا میں کیوں آئیں گے؟ کیا آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ وہ شیلٹر 1 کے زیرو اونگ سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہیں۔ وہ یہاں ایک سٹریم لائٹ شیلٹر کے ساتھ تجارت کرنے آئے ہوں گے، گریس فل مونارک نے کہا جب وہ سیف علی کے گروپ کو دیکھنے کے لیے موڑی جو اس کی پوزیشن سے 300 گز سے زیادہ دور جا چکا تھا۔ پہلے میں نے زیرو اونگ کے وائس گلڈ لیڈر بلیو فروسٹ کو کانسی کے ٹیلی پورٹیشن گیٹ کے دفاع میں مدد کے لیے مدعو کیا تھا۔ بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ وائس گلڈ لیڈر فروسٹ اپنی طرف کچھ مسائل کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، ورنہ ان کی ٹیم کی مدد سے ہمیں گیٹ کا دفاع کرنے میں بہت آسانی ہوتی۔ شیلٹر 1 کے زیرو اونگ میں صرف چند قابل ذکر ماہرین ہیں، باقی سب بالکل بھی ذکر کے قابل نہیں ہیں۔ اگر زیرو اونگ کے ارکان واقعی اس بار دفاعی جنگ میں حصہ لیتے ہیں تو وہ زندہ رہنے کے لیے خوش قسمت ہوں گے، پرپل رکشا نے بے نیازی سے کہا جب اس نے سیف علی کے گروپ پر ایک نظر ڈالی۔ یہ محض ناممکن ہے کہ زیرو اونگ کے درجہ سوم کے ماہرین اس بار دفاعی جنگ میں کوئی نمایاں تبدیلی لائیں۔
عام حالات میں درجہ سوم کے ماہرین واقعی بہت حیرت انگیز ہوں گے، تاہم اس بار دفاعی جنگ غیر معمولی ہوگی۔ عام درجہ سوم کے ماہرین درجہ دوم کے کھلاڑیوں سے مختلف نہیں ہوں گے۔ نہیں، شاید ایسا نہ ہو، الوجی ورڈز نے سر ہلاتے ہوئے اعتراض کیا۔ تعریف بھری نظروں کے ساتھ اس نے بات جاری رکھی، اگر وہ زیرو اونگ کا وہ شخص ہے تو زیرو اونگ اکیلے ہی آسانی سے دفاعی جنگ جیت سکتا ہے۔ کیا زیرو اونگ کے پاس واقعی ایسا ماہر ہے؟ گریس فل مونارک نے تجسس سے پوچھا۔ گریس فل مونارک کو شیلٹر ون کے زیرو اونگ کے بارے میں نسبتاً اچھی سمجھ تھی۔ گلڈ کے ارکان میں سب سے مضبوط بلیو فروسٹ تھا، تاہم وہ موجودہ پرپل رکشا سے صرف تھوڑا سا مضبوط تھا۔ الوجی ورڈز کے سامنے وہ 10 چالوں سے زیادہ نہیں ٹک سکے گا۔ اس لیے گریس فل مونارک کو یہ یقین کرنا بہت مشکل لگا کہ زیرو اونگ کے پاس کوئی ایسا ماہر تھا جو اس بار دفاعی جنگ کا رخ اکیلے ہی موڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور الوجی ورڈز جیسے ماہر کی تعریف حاصل کر سکتا تھا۔ پرپل رکشا نے بھی الوجی ورڈز کے بیان پر ایک شکوک و شبہات بھری نظر ڈالی۔ یہ دیکھ کر کہ نہ تو گریس فل مونارک اور نہ ہی پرپل رکشا نے اس پر یقین کیا، الوجی ورڈز ہنسی اور بولی، یقیناً اس کے پاس ہے۔ وہ شخص زیرو اونگ کا موجودہ گلڈ لیڈر بلیک فلیم ہے۔ آج کے چیپٹرز یہیں ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ نئے اور زبردست چیپٹرز کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔